very warm welcome and welcome back to our channel Blossoms of Fiction। वेल मैं आप लोगों के लिए आ गई हूँ लेकर एक वन शॉट। ये कंप्लीट सीज़न 1 है एंड इसका नाम है लव इज़ इम्पॉसिबल और ये एंजल्स और डेमन्स के बीच में चलेगा। और सेकेंडली ये वांगशिन भी आप इमेजिन कर सकते हैं और आप ये श्यानवांग भी इमेजिन कर सकते हैं। इस कंप्लीट सीज़न में टॉप बॉटम का कोई भी सीक्वेंस ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जस्ट एक प्योर लव स्टोरी है या थोड़ा सा यूनिक है, तो बताइएगा कि आपको कैसा लगा। एंड अगर आप किसी टॉप बॉटम के कॉन्सेप्ट को छोड़कर सिर्फ वांगजी और विंग की लव स्टोरी देखना चाहते हैं तो ये आपके लिए स्टोरी है। एंड आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड ये कम्प्लीटली फिक्शनल स्टोरी है, कोई भी रिलेशन नहीं है इसका रियल लाइफ से, रियल कैरेक्टर से और ड्रामा से। हमेशा से कहा जाता है कि इस पूरे यूनिवर्स में अलग अलग वर्ल्ड्स हैं। कोई एंजल्स का वर्ल्ड तो कहीं डेमन्स का वर्ल्ड, कहीं पर एलियंस रहते हैं तो कहीं पर बस फेरीज रहती हैं, कहीं पर मॉन्स्टर्स रहते हैं तो कहीं पर ह्यूमंस रहते हैं। हर किसी का रहने का, बोलने का तरीका अलग है, हर किसी के खाने का तरीका अलग है, पहनने का तरीका अलग है, लेकिन एक चीज़ जो सब में कॉमन है, जो सबको चाहिए, वो है पावर। हाँ, पावर एक ऐसी चीज़ है जो किसी को भी अपने काबू में कर सकती है और शायद यही एंजल्स और डेमन्स के बीच में चल रहा था। आखिर चलता भी क्यों ना, क्योंकि उस मैजिकल स्टोन यानी इन आयरन जिसके बारे में सिर्फ़ और सिर्फ एंजल्स और डेमन्स को ही पता था, तो आखिर ये दुश्मनी होती ही क्यों ना। और वैसे भी जहाँ पर ब्लैक होता है वो वाइट को तो गलत समझता ही है ना, और जब जहाँ वाइट होता है वो तो ब्लैक को समझता ही है ना कि वो गलत है। हर कोई बस पावर चाहता है, उसमें कितने इंसान पिस जाएं किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कहा जाता है कि वो मैजिकल स्टोन इतनी आसानी से पाया नहीं जा सकता। उस मैजिकल स्टोन जिसे पाने के लिए बहुत मुश्किल होती है। ना जाने कितने एंजल्स गए, कितने डेमन्स और कितने मॉन्स्टर्स तक वहाँ गए उस मैजिकल स्टोन को हासिल करने के लिए, लेकिन वो कभी किसी के हाथ नहीं आया, या सही कहें तो कोई उस तक पहुँच ही नहीं पाया, क्योंकि उसे इतनी सिक्योरली रखा जो गया है। और आखिर रखा भी क्यों ना जाता, क्योंकि वो मैजिकल स्टोन किसी भी पर्सन की 3 विशेस को पूरा कर सकता है। हाँ, कोई भी 3 विश वो मैजिकल स्टोन पूरा कर सकता है, चाहे वो पूरे यूनिवर्स पर कब्ज़ा करना हो, पूरे यूनिवर्स को तबाह कर देना हो, या पूरे यूनिवर्स को अपनी मुट्ठियों के नीचे दबा लेना हो। वो मैजिकल स्टोन कोई भी 3 विशेस ग्रांट कर सकता है। बहुत सालों पहले एक मॉन्स्टर था जिसने इस इनायरन को हासिल कर लिया था। हाँ, इस इनायरन को हासिल करने के बाद अपनी 3 विशेस को ग्रांट करवाना चाहता था। उसने फ़र्स्ट विश मांग भी ली थी। उसने फ़र्स्ट विश में एक ऐसा पॉइज़न मांगा था जो पॉइज़न इंसान या हो या मॉन्स्टर या एलियन, फेरीज, एंजल्स और डेमन्स, उन सब की पावर्स ले सकता था। यानी अगर किसी ने भी उस पॉइज़न का एक ड्रॉप भी पी लिया तो फिर उस एंजल, डेमन या जो भी हो उसकी सारी पावर्स चली जाएंगी और वो धीरे धीरे कर मरना स्टार्ट हो जाएगा। और वो इमॉर्टल को भी वो पॉइज़न मार सकता था। इतनी ज़्यादा ताकत थी। इससे पहले कि वो मॉन्स्टर कुछ और विशेस मांगता, वो इस पूरे यूनिवर्स को तबाह करता या अपनी मुट्ठियों के नीचे करता गॉड्स। हाँ, गॉड ही तो होते हैं, सब कुछ संभालते हैं। तो उन्होंने उस मॉन्स्टर को तो तबाह कर दिया, उसे उसकी सेकंड और थर्ड विश पूरी करने से पहले ही। लेकिन वो स्टोन इसे बहुत सिक्योरिटी के अंदर रखा गया, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के अंदर।
और जब भी कोई एंजल इतना ज़्यादा प्योर होता है या इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है तो वो गॉड बन जाता है। गॉड गॉड इन रियल्म्स में बिल्कुल भी कभी भी इन वर्ल्ड्स में दखल अंदाज़ी नहीं करते, कभी भी इन वर्ल्ड्स के बीच में नहीं पड़ते, क्योंकि बस वो देखते हैं। और जब बहुत ज़्यादा यूनिवर्स को उनकी ज़रूरत होती है, गॉड्स तभी आते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत पावर्स होती हैं। लेकिन वो पावर्स भी उस मैजिकल स्टोन के सामने कुछ नहीं, और वो गॉड्स के पास भी ये परमिशन नहीं है कि वो उस मैजिकल स्टोन से विशेस ग्रांट करवा सके। वेल, और अगर कभी कोई डेमन या कोई मॉन्स्टर भी इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो गॉड बन सके तो वो बन जाता है गॉड, लेकिन उसके लिए प्योरिटी और पावर दोनों चाहिए होती है। हज़ारों मिलियंस में लोग यानी एंजल्स और डेमन्स उस मैजिकल स्टोन को पाने के लिए उस लवलेस रैलम में गए। हाँ, जहाँ पर ये मैजिकल स्टोन है उस रैलम का नाम है लवलेस रैलम। और उस रैलम के अंदर आप जाओगे, जाते ही आपके सारे एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे उस मैजिकल स्टोन तक जाने के लिए। लेकिन उस मैजिकल स्टोन के आसपास भी एक बैरियर है। हाँ, कम्प्लीटली उस मैजिकल स्टोन को एक बैरियर से कवर किया गया है। आप बहुत मुश्किलों के बाद, न जाने कितने इम्तिहानों को, न जाने कितनी सीढ़ियों को पार करने के बाद वहाँ तक पहुँचोगे, कितने मुश्किलों को पार करने के बाद आप वहाँ पर पहुँचोगे, और फिर उसके ऊपर, उस मैजिकल स्टोन के ऊपर एक बैरियर होगा, जो बैरियर सिर्फ एक कीमत पर टूट सकता है। वो कीमत ये है कि दो ऐसे शख्स जो एक दूसरे से बिना किसी शर्त के बेइंतहा मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे, इश्क करेंगे, तभी उनके खून को मिलाकर, यानी उनका ब्लड जब उस बैरियर पर दोनों का मिलकर गिरेगा, तभी वो बैरियर टूटेगा और तभी वो मैजिकल स्टोन आज़ाद होगा। और फिर वो मैजिकल स्टोन जिसके हाथ में गया वो उसकी कोई भी विश ग्रांट कर देगा, कोई भी विश। और साथ में लवलेस रैलम जो है उसके आसपास भी एक बैरियर है कि अगर कोई पर्सन एक दफ़ा उस बैरियर के अंदर इंटर कर गया तो वो वापस नहीं जा सकता। तब तक कि जब तक वो उस मैजिकल स्टोन को हासिल ना कर ले, तब तक वो उस लवलेस रैलम से बाहर जा ही नहीं सकता। और उस लवलेस रैलम में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, सिवाय मुश्किलों के, परेशानियों के, मॉन्स्टर्स के, ना जाने क्या क्या है वहाँ पर, लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि कोई कभी वहाँ से वापस आया ही नहीं ना, कभी भी नहीं आया। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा, पावर हर किसी को चाहिए होती है, चाहे वो एंजल्स हो, डेमन्स हो, ह्यूमंस हो या कोई भी हो। और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। एंजल रैलम में कम्प्लीटली साइलेंस था। वो बहुत बड़ा सा प्योर वाइट कलर में जो मीटिंग रूम था वो अभी साइलेंस में था। और उस मीटिंग रूम के बीच में दो पर्सन थे। हाँ, एक एंजल था और वहीं एक फीमेल एंजल भी थी उसके बराबर में। वो दोनों प्योर वाइट कलर के रोब्स में थे और वहीं उस मेल एंजल की आइस कोल्ड थी। फेस पर मानो ऐसा था कि कोई एक्सप्रेशन ही ना हो, बिल्कुल कोल्ड। उसके आसपास से एक अजीब सा कोल्ड सा ऑरा फील हो रहा था। तभी वो फीमेल एंजल भी थोड़ा सा दूर खड़ी हुई थी उस मेल एंजल से। और वहीं एंजल किंग के थ्रोन पर एक पर्सन जो कि बैठा हुआ था, उसकी नज़रें भी उस मेल और फीमेल एंजल पर थी। और फिर उस किंग ने बोलना स्टार्ट करा, हंगवंजन, आप जानते हैं पूरे एंजल रैलम में आपसे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है, और मे भी आप आगे जाकर गॉड भी बन जाएं, तो क्या आप इस जर्नी पर जाना चाहेंगे लान यांगजी के साथ? और आप जानते हैं आपको कब से इस चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है, हर चीज़ आपको बताई जा रही है, तो क्या आप वहाँ जाने के लिए तैयार हैं? वांग जी ने कुछ नहीं कहा और बस उसने एक नोट किया
और वहीं उस फीमेल एंजल ने, जिसका नाम लान यांगसी था, उसने हल्के से एक नज़र वांग जी की तरफ देखा और उसने भी एंजल किंग को बो किया और लान वांग जी ने भी एंजल किंग को बो किया। फेस वांग जी का एक्सप्रेशन लेस था, लेकिन दूर खड़े लैन से चैन, जो कि वांग जी को देख रहे थे, उनकी आंखों में था कि वांग जी मना कर दो, वांग जी मना कर दो। लेकिन वो जानते थे कि उनका भाई जब एक चीज़ ठान ले तो वो ठान लेता है, और ये तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। हाँ, उसी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लैन से चैन की आंखों में हल्के से आंसू की परत आ गई। उनके फेस पर आज वो जेंटल स्माइल बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने कितना अपने ब्रदर को कहा कि वांग जी मना कर दो, लेकिन वो जानते हैं कि वांग जी कभी किसी की नहीं सुनता। लान वांग जी कभी किसी की नहीं सुनता। लैन से चैन ने एक नज़र थ्रोन पर बैठे लैन चिरैन की तरफ घुमाई। लैन चिरैन, जो कि वांग जी को देख रहे थे, उनकी आंखों में भी कंसर्न था, लेकिन आज वो एक एंजल किंग की तरह बात कर रहे थे। और वहीं लैन चिरैन के बराबर में उनकी वाइफ बैठी हुई थी, लैन सीसी। लैन सीसी के फेस पर ऐसा था कि वांग जी जो भी करे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वहीं क्राउन प्रिंस लैन चैन, जो कि अभी भी वांग जी के पास जाना चाहते थे, उसे बताना चाहते थे कि नहीं जाओ वांग जी, नहीं जाओ, मना कर दो। लेकिन वो क्राउन प्रिंस होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए चुप थे, चुप। वहाँ पर बहुत एंजल्स थे, बिल्कुल साइलेंस में थे, लेकिन सब, लाखों में एंजल्स थे, लेकिन सब बिल्कुल चुप। सबकी नज़रों में एक होप थी कि इस दफ़ा लान वांग जी उस मैजिकल स्टोन को ले आएगा, जिसकी जर्नी पर वो और लान यांगजी निकल रहे हैं। और वांग जी ने एक दफ़ा लास्ट बो किया। लास्ट बो करने के बाद वो मुड़ गया। उसके फोरहेड पर वो फोरहेड रिबन जो चमक रहा था, हाँ, भले से उसके फेस पर ना जाने कितने सालों से एक एक्सप्रेशन नहीं आए, लेकिन वो फेस वाकई में हेवनली ब्यूटी था। किसी गॉड से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल थे लान वांग जी, और शायद मे बी इन फ्यूचर के होने वाले गॉड, क्योंकि उनसे ज़्यादा प्योर नहीं, कर्स्ड, हाँ, लेकिन उनसे ज़्यादा पावरफुल शायद अभी एंजल रियलम में वहाँ का करंट किंग यानी लान वांग जी का अंकल लैन चिरैन भी नहीं था। और शायद मे बी, वेल, जो गॉड बनता है, एक एंजल रियलम में बहुत बड़ा ट्री है। उस ट्री के ऊपर उस पर्सन का, यानी जो एंजल गॉड बनता है, उसका नाम अपीयर हो जाता है, और फिर वो इंसान जो कि गॉड बन जाता है, यानी वो एंजल गॉड बन जाता है, और फिर वो गॉड के साथ रहने लग जाता है, इमॉर्टल। वैसे भी सारे एंजल्स तो इमॉर्टल ही हैं ना, सब इमॉर्टल हैं। वेल, वांग जी, जो कि किसी की तरफ नहीं देखता, एलिगेंटली चलता हुआ बाहर निकल जाता है। उसके भाई लैन चैन, जो कि अब बाहर आए थे, उन्होंने वांग जी की तरफ देखा। उन्होंने कहा, अजान। वांग जी, जो कि अभी निकल ही रहा था एंजल रियलम से, उसकी नज़रें कोल्ड थी। अभी भी उसके फेस पर एक एक्सप्रेशन नहीं आए थे, उसके कदम रुक चुके थे। उसने अपने नज़रों को घुमाकर लैन चैन की तरफ देखा। लैन चैन ने कहा, अजान, सोच लो। अजान, अभी भी वक्त है, मैं अंकल को मना लूँगा। तो तुम जानते हो ना, मैं फ्यूचर किंग हूँ अजान, मैं रोक लूँगा, तुम जानते हो। वहाँ से कभी कोई वापस नहीं आता अजान, प्लीज़। लेकिन वांग जी ने कुछ नहीं कहा। वांग जी ने अपने ब्रदर को बो किया और वो घूम गया। और लान यांगजी, उसके दिमाग में क्या चल रहा था पता नहीं। अब हम जानते हैं इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है। एक्चुअली लान यांगजी, जिसकी मैरिज को फिक्स करवा दिया गया था, लान वांग जी और लान यांगजी, जो कि इंगेज थे, काइंड ऑफ ऐसा ही बोल सकते हैं, काफ़ी टाइम से। और लान वांग जी, जिसका बिहेव ऐसा था कि वो नज़र उठाकर किसी की तरफ देखता नहीं था, ऐसा कि उसके लिए ये पूरा एंजल रियलम कोई भी मायने रखता ही ना हो। लेकिन रही बात
लान यांगजी की तो वांग जो उसकी बातें सुनता था, हाँ उसे रिस्पॉन्स नहीं करता था लेकिन सुनता था। और लान यांगजी जो हर एंजल को बताती थी कि वांग जी, हंग वन जुन जो सबसे ज़्यादा पावरफुल एंजल है, नोबल, वो वो लान यांगजी से प्यार करता है और लान यांगजी भी उससे बहुत प्यार करती है। वो हर किसी को बताती थी। तो एक आइडियल कपल बन गए थे लान वांगजी और लान यांगजी, क्योंकि वांगजी किसी की तरफ देखता नहीं था, किसी की बात सुनता नहीं था और वो बस यांगजी की तरफ देखता था। इनफैक्ट यांगजी उसके पास आ सकती थी, टच नहीं लेकिन कोई भी पर्सन, कोई भी एंजल वांगजी के कोल्ड ऑरे की वजह से, उसके आसपास की एनर्जी की वजह से वांगजी के पास नहीं आ पाता था बिल्कुल भी। लाइक उससे बहुत दूर हर कोई रहता था, लेकिन यांगजी उसके 10 सेंटीमीटर के सर्कल के अंदर खड़ी हो सकती थी। हर कोई वांगजी और यांगजी को एक आइडल कपल समझता था और 85% लोगों को लगता था कि वांगजी और यांगजी कभी वापस आएंगे ही नहीं, या कहें तो 90% लोगों को यही लगता था, यानी एंजल्स को, कि वांगजी और यांगजी कभी आएंगे ही नहीं, क्योंकि ना जाने कितने ज़्यादा पावरफुल एंजल्स तक वहाँ पर गए हैं उस लवलेस रैलम में उस मैजिकल स्टोन को लाने के लिए, लेकिन आज तक कभी भी कोई वापस नहीं आया। तो वांगजी और यांगजी कैसे आ सकते हैं, क्योंकि उस लवलेस रैलम में जाने के बाद कोई भी पर्सन इमॉर्टल नहीं रहता, ना यांगजी रहेगी ना वांगजी रहेगा। उन लोगों की इमॉर्टैलिटी ख़त्म हो जाएगी और वो लोग मॉर्टल हो जाएंगे, यानी वो लोग मर सकते होंगे। यही तो ख़ास बात है। उस लवलेस रैलम के बैरियर के अंदर इंटर होते ही किसी भी एंजल, डेमन, मॉन्स्टर, सबकी पावर आधी हो जाती है और वो लोग मॉर्टल हो जाते हैं। आखिर इतनी सिक्योरिटी होती भी क्यों ना, क्योंकि उसके अंदर वो इन आयरन था, यानी वो मैजिकल स्टोन, वही मैजिकल स्टोन जो किसी भी इंसान की अब 2 विश पूरी कर सकता है, बिकॉज एक विश तो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। अब सिर्फ 2 विशेस बची हैं और वो 2 विशेस भी एक पूरे यूनिवर्स को तबाह करने के लिए और पूरे एक यूनिवर्स को बनाने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन उस लवलेस रैलम में इंटर होने का एक स्पेशल डे और एक स्पेशल टाइम होता है। उस टाइम में, और वो टाइम 100 ईयर्स के बाद आता है, और वो दिन और वो टाइम आज का था। और वांगजी और यांगजी निकल चुके थे उस लवलेस रैलम के सफ़र पर। वो टाइम कुछ वक्त में होने वाला था जब वांगजी और यांगजी को उस लवलेस रैलम के अंदर इंटर करना था, क्योंकि उसी सेकंड में, उसी लम्हे में सिर्फ उस रैलम में इंटर किया जा सकता था, वरना उस बैरियर को तोड़ना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। वेल, वहीं अगर हम दूसरी तरफ चलें तो डेमन रैलम में डेमन्स, एक पर्सन जो कम्प्लीटली ब्लैक एंड वाइट रोब्स में है, उसकी आइज़ कोल्ड, फेस कोल्ड, लॉन्ग हेयर्स जो उसकी बैक पर लहरा रहे हैं, जिन पर हल्के से कुछ एसेसरीज को लगाया हुआ है। आइस कलर रेड, लिप्स के नीचे एक मोल, हाथों में उसकी ब्लैक कलर की स्वॉर्ड जो देखने में बहुत ब्यूटीफुल है। वो पर्सन भी डेमन रैलम के मीटिंग रूम में खड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ के सिनेरियोस कुछ अलग हैं। यहाँ के सिनेरियो कुछ यूँ हैं कि उस पर्सन के बराबर में भी एक फ़ीमेल है, फीमेल डीमन, लेकिन उसके आसपास के जो डेमन्स हैं वो अपनी नज़रें उठाकर उस प्रिंस को नहीं देख रहे, या कहें तो उस क्राउन प्रिंस को नहीं देख रहे। सबकी नज़रें नीचे हैं, सबकी आँखों में डर है, इतना डर है कि लोगों के पसीने छूट रहे हैं, उन्हें स्वेटिंग हो रही है, हद से ज़्यादा हो रही है। और वहीं उस पर्सन की आइज़ बिल्कुल डार्क है, और थ्रोन पे बैठा हुआ किंग जिसकी क्रूअलिटी हर कोई जानता है, जिसका नाम है वीचांसे। वीचांसे ने कहा, प्रिंस वेवोशन, क्या तुम तैयार हो? इस बात पर एक कोल्ड वॉइस उस पूरे के पूरे मीटिंग रूम में गूंज पड़ी, मैं तैयार हूँ। ये बोलते हुए
वो अपने फादर की तरफ देखता है जो उस थ्रोन पे बैठे हुए थे। वेवुशन ने एक नज़र मुड़कर उस फीमेल म्यामिया की तरफ देखा जो कि एक डेमन थी, जो कि लगभग 11 ईयर्स की जब वुशन था तब उसके साथ थी। किस लिए थी? ताकि वो म्यामिया और वुशन एक दूसरे से प्यार कर सकें, क्योंकि म्यामिया उस टाइम बहुत पावरफुल थी और ये प्रिडिक्ट किया गया था कि म्यामिया इन फ्यूचर बहुत पावरफुल डीमन बनेगी। तो तभी वुशन और म्यामिया को साथ रखा गया ताकि वुशन और म्यामिया को एक दूसरे से प्यार हो जाए और वो लोग आगे जाकर उस मैजिकल स्टोन को लाने के लिए उस जर्नी में जा सकें। हाँ, शायद इसीलिए क्या वुशन को तैयार किया जा रहा था। लेकिन अभी वुशन अपनी उन कोल्ड और क्रूअल आइज से हर किसी की तरफ देख रहा था, और वेवुशन की क्रूअलिटी हर कोई जानता है। एक सेकंड नहीं लगाता वो, एक सेकंड। जो चीज़ नापसंद आए उसका वजूद इस यूनिवर्स में नहीं बचता। यही तो है वेवुशन की क्रूअलिटी। वो इतना क्रूअल है कि अगर उसके सामने उसकी मॉम भी आ जाए ना, उसके लिटिल ब्रदर और सिस्टर भी आ जाए ना, तो वो एक सेकंड नहीं लगाएगा उनकी जान लेने में। यही तो है वेवुशन की क्रूअलिटी। एक ऐसा क्रूअल क्राउन प्रिंस जिसके लोग कदमों में झुकते हैं। वुशन अगर कहीं से जा रहा हो ना तो वो जगह खाली हो जाती है, और अगर वुशन के सामने कोई आ जाए ना तो वो उसके कदमों में गिर जाता है सिर्फ अपनी जान की भीख मांगने के लिए। और लेकिन वुशन तब भी कभी किसी को नहीं बख्शता, रहम नहीं करता, कभी नहीं करता, क्योंकि ये वेवुशन है, क्रूअल क्राउन प्रिंस। लेकिन इस दफ़ा उसके बराबर में जो फीमेल थी उसका फेस भी एक्सप्रेशन लेस था, उसके फेस पर भी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। और आखिरकार वेवुशन ने एक नज़र अपनी मदर चांसेस सरन की तरफ दौड़ाई, जिन्हें शायद फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वेवुशन जा रहा है या नहीं जा रहा है। उनकी आंखें बिल्कुल कोल्ड थी वेवुशन को देखने के बावजूद भी। वुशन ने फिर अपनी नज़र दौड़ाकर अपने छोटे भाई बहनों को देखा। उसके 2 ब्रदर्स और 1 लिटिल सिस्टर थी, और बस वुशन कुछ सेकंड के लिए उनको देखता रह गया। शायद उनको भी कुछ खास फ़र्क वुशन से पड़ नहीं रहा था। फिर वुशन ने उस थ्रोन पर बैठे हुए अपने फादर वी चांसे की तरफ देखा, जिनकी आंखों में बेपनाह उम्मीदें थी, इतनी उम्मीद, इतनी होप्स कि कभी वुशन तोड़ नहीं सकता उन्हें। वुशन ने एक डीप शाय किया, एक लास्ट बो किया, और वो उधर से निकल गया। उस मीटिंग रूम से जन म्यामिया के साथ निकल गया, लेकिन वुशन के पीछे कोई नहीं आया। वो चुप से उस मैजिकल स्टोन को पाने के लिए उस जर्नी में निकल गया। लान यांगजी, जो कि लान यांगजी के साथ अभी उस लवलेस रैलम के एंट्रेंस पे आया था, वो उसके एंट्रेंस पे खड़ा हुआ था, और वो बैरियर जो कि वाइट और थोड़ा रेडिश कलर में था वो चमक रहा था, वो शाइन कर रहा था। बस 2 कदम और थे कि वांगजी और यांगजी उस लवलेस रैलम के अंदर होते, बिकॉज यही टाइम था, सिर्फ यही टाइम, कि जब इस लवलेस रैलम में एंट्री ली जा सकती है। वांगजी ने एक दफ़ा मुड़कर यांगजी की तरफ देखा, और यांगजी ने भी एक झलक वांगजी की देखी, और फिर इससे पहले कि वो लोग अपने कदमों को आगे रखते, उन्हें लगा कि उनके पीछे कोई आ रहा है। वांगजी और यांगजी जानते थे कौन है। आखिर जब एंजल्स कुछ लोगों को भेज रहे हैं उस मैजिकल स्टोन को लाने के लिए, तो डेमन्स कैसे पीछे रह सकते हैं। वांगजी ने भी अपनी नज़रें घुमा कर देखा तो क्राउन प्रिंस वेवुशन तो पूरी अपनी एलिगेंसी के साथ, अपने फेस पर वही क्रूअलिटी लिए, आँखों में डार्कनेस लिए आ रहे थे। हाँ, ये बोलना गलत नहीं होगा कि वो दोनों पर्सन्स जो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, वो गोल्डन आइज़ और वो सिल्वर आइज़ जो एक दूसरे की तरफ देख रही थी, वो खाली थी, लेकिन वो दोनों एक दूसरे की तरफ बस देख रहे थे। और वो दोनों कितने ज़्यादा हैंडसम है वो तो हर कोई जानता है। वेल, उन दोनों ने कुछ नहीं कहा। एंजल्स और डेमन्स की दुश्मनी तो वो तो सदियों पुरानी है। वेल, अभी वांगजी और वुशन जो कि अपने अपने पार्टनर्स के साथ खड़े हुए थे उस लवलेस रैलम की एंट्रेंस पर, और फिर आखिरकार वो टाइम आ गया
वो टाइम आ गया जब उन लोगों को इसके अंदर इंटर होना है। वो लोग थोड़ा थोड़ा इस रैलम के बारे में जानते हैं कि उनको क्या क्या मुश्किलें आने वाली हैं, और एंड में किसी ऐसे पर्सन, 2 पर्सन का ब्लड मिलाकर ही उन्हें वो स्टोन मिल सकता है। वो लोग जानते हैं, तभी तो वो लोग अपने पार्टनर्स के साथ आए हैं ताकि एंड में वो अपने और उसके ब्लड को मिलाकर उस बैरियर को तोड़ सकें जो मैजिकल स्टोन के ऊपर है। वेल, उस सेकंड वांगजी ने अपने कदम और वोशन ने अपने कदम उस मैजिकल स्टोन को पाने की जर्नी में उस बैरियर में रख दिए, और साथ में ही जिन म्यामिया ने भी अपने कदम अंदर रख दिए। अब वो लोग उस बैरियर को क्रॉस कर कर उस लवलेस रैलम में इंटर हो चुके थे। वांगजी अंदर आया। उसने देखा कि टाइम ख़त्म हो चुका है, और सबने नज़र घुमा कर पीछे लान यांगजी की तरफ देखा जो कि बाहर वैसे ही खड़ी हुई थी। वांगजी ने बस यांगजी की तरफ देखा, कुछ सेकंड के लिए देखा या कुछ मिनट्स के लिए देखा, और यांगजी जिसे अपनी नज़रों को नीचे झुका लिया। उसने कहा, आई एम सॉरी भंगवजन, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी कुर्बानी दे रही हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि हम कभी उसे पा नहीं सकते। कितने सदियों से लोग चाह रहे हैं सिर्फ इसके लिए, इस स्टोन के लिए, और मैं एंजल्स को मना नहीं कर सकती थी, वरना वो मुझे जान से मार देते। लेकिन मैं ऐसे आकर इस जगह पर मर भी नहीं सकती थी। मैं जानती हूँ ये इम्पॉसिबल है, इस मैजिकल स्टोन को पाना इम्पॉसिबल है। ये बोल कर लान यांगजी मुड़ गई। उसने आखिरी दफ़ा सॉरी कहा। वांगजी की आंखें जो कोल्ड थी वो और ज़्यादा कोल्ड हो गई। उसके फेस से कोई एक्सप्रेशन अभी भी पता नहीं चल रहे थे, और लान यांगजी जो कि थोड़ा सा दूर जा चुकी थी। वांगजी ने अपनी नज़र घुमाकर उस लवलेस रैलम की तरफ देखा जो कि अभी तो बिल्कुल शांत थे। बिल्कुल एक चीज़ नहीं है वहाँ पर, बस बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ पर कहाँ जाना है, दूर तक जाना है उन्हें नहीं पता, बस चलना है अभी तो फ़िलहाल। वांगजी ने अपनी नज़रें घुमाकर उन डैमेज की तरफ देखा जहाँ पर जिन म्यामिया और वेवोशन जो कि उसकी तरफ ही देख रहे थे, और जिन म्यामिया के फेस पर तो एक हल्की सी स्माइल थी, लेकिन वोशन की आंखें कोल्ड थी, लेकिन उससे एक मॉकिंग वाइब वांगजी को आ रही थी कि वो हंस रहे हैं वांगजी पर। लेकिन वांगजी जानता था कि वो यहाँ से इस वक्त वापस जा ही नहीं सकता, और यही मौका है उसके पास, क्योंकि अब टाइम ख़त्म हो चुका है। कि अब ना कोई अंदर आ सकता है और ना कोई बाहर जा सकता है। वांगजी के पास 2 ऑप्शन हैं, या तो वो यहीं पर रह जाए पूरी लाइफ टाइम, या फिर वो आगे बढ़े उस मैजिकल स्टोन को पाने की राह में। और वैसे भी अगर इन दोनों का प्यार सच्चा है, यानी जिन म्यामिया और वेवोशन का, तो ऑफ कोर्स मैजिकल स्टोन को हासिल करते ही ये बैरियर टूट जाएगा, और वांगजी शायद फिर उस टाइम पर वेवोशन से लड़कर और म्यामिया से लड़कर उस मैजिकल स्टोन को ले ले। हाँ, ये कर सकता है वांगजी। ये सोचते हुए वांगजी पे आगे बढ़ने लग गया, क्योंकि पीछे से तो वो हट नहीं सकता था, ना वो जा सकता था और ना वो जाना चाहता था। बस वो लोग चल रहे थे। लगभग 1 घंटा यानी 1 आवर कंप्लीट हो चुके थे, और वो लोग बगैर थके बस चल रहे थे, सिर्फ चल रहे थे। वो लोग बस एक सैंड थे, एक रेगिस्तान, उसी पर चल रहे थे। और फिर वांगजी को कुछ अजीब लगा, और वोशन भी कुछ सेकंड के लिए रुक गया, क्योंकि हाँ, आगे भी अभी भी सैंड का वही था, लाइक बहुत ग्राउंड था जिस पर सैंड थी, रेगिस्तान टाइप का था, लेकिन कुछ तो अलग था। लाइक यहाँ की मिट्टी, यहाँ की जो सैंड थी वो थोड़ी प्लेन थी, और वहाँ पर थोड़े थोड़े गड्ढे टाइप बने हुए थे थोड़ा सा आगे जाने पर। वांगजी ने ऊपर देखा, तो उसने देखा कि वहाँ पर कुछ अजीब है, कुछ तो है अजीब, क्योंकि वहाँ पर हल्की हल्की मिट्टी जो है वो उड़ रही है, जो सैंड है वो उड़ रही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्यों है? वांगजी और वोशन सोचते हुए ही अब आगे बढ़ रहे थे उस जगह की तरफ, क्योंकि उन्हें बस आगे बढ़ना था, सिर्फ आगे बढ़ना था। तभी वोशन और वांगजी को कुछ क्लिक हुआ।
और वांगजी ने तो अपनी बीचें अनसील कर ली थी। वुशन जो कि आगे अभी बढ़ ही रहा था, उसने म्यामा की तरफ देखा जिसके ऊपर एक बहुत तेज़ लाइटनिंग यानी बिजली आसमान से गिर रही थी। वुशन ने डायरेक्टली म्यामा को पुश किया और कहा म्यामा, ये बोलते हुए उसने म्यामा को पुश किया और म्यामा बच चुकी थी और वह बिजली उस सैंड पर गिर चुकी थी। स्टार्ट हो चुका था वहाँ पर थंडर स्टॉर्म और बार बार आसमान से आती हुई वो बिजली जो कि गिर रही थी, उस सैंड पर गिर रही थी। वांगजी जो कि बस बच रहा था, भाग रहा था, बच रहा था, लेकिन इस चक्कर में म्यामा जिसके हाथ पर एक बहुत ज़ोर का उस बिजली से कट लग चुका था। हाँ, वो बच गई थी, लेकिन उसके पूरे हाथ ऐसा लग रहा था कि वो लगभग ख़त्म ही हो जाएगा और अभी वो मॉर्टल थी, यानी वो पेन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कोई भी इंसान जब उसका पूरा हाथ ख़त्म हो जाए, बिल्कुल चल जाए, तो शायद वो बर्दाश्त ना कर पाए। और कहीं ये सब कुछ म्यामा के साथ हो रहा था, लेकिन वो थोड़ी सी पावरफुल थी, तो उसने अपने उस खून से भरे हुए हाथों को, जो ब्लड से बिल्कुल कवर था या कहें तो आधे से ज़्यादा कट चुका था, उसे हाथों से पकड़ा और वुशन ने म्यामा की तरफ देखा। उसे उस ब्लड से कोई लेना देना था ही नहीं। उसने म्यामा से कहा, तुम आगे चल सकती हो। म्यामा ने नोट किया और बस वो लोग उस बिजली से बचते हुए आगे बढ़ रहे थे। वांगजी ने तब अपनी बीचन भी निकाल ली थी और वुशन ने अपनी सुइबियाँ को निकाल लिया था। म्यामा ने भी अपनी स्वॉर्ड को बाहर कर लिया था और वो लोग आगे चल रहे थे। म्यामा जो थी अपने स्वॉर्ड को अपने हाथों में लिए, अपने उसी हाथ से, अपने स्वॉर्ड वाले हाथ से ही उसने अपने दूसरे हाथ को पकड़ा हुआ था और वो लोग आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें किसी मॉन्स्टर की बहुत ज़ोर से चिल्लाने की वॉइस आई। वुशन, वांगजी और म्यामा बिल्कुल एक्टिव मूड में आ चुके थे। म्यामा से तो फिर भी हो नहीं रहा था, लेकिन वो फिर भी कर रही थी और वो लोग हल्के हल्के अपने कदमों को आगे बढ़ा रहे थे, अपनी नज़रों को हर तरफ घुमाते हुए। म्यामा, म्यामा बचो, म्यामा। फर्स्ट टाइम वांगजी ने वुशन की आवाज़ सुनी थी। वांगजी भी काइंड ऑफ बिल्कुल शॉक हो चुका था, बिल्कुल शॉक, क्योंकि एक बहुत बड़ा वुल्फ था। उस वुल्फ के दो बहुत बड़े बड़े सर थे, बहुत बिल्कुल ब्लैक था वो, बिल्कुल ब्लैक, आइज़ बिल्कुल उसकी रेड थी और उसने म्यामा के सर को पकड़कर उसकी पूरी बॉडी से अलग कर दिया था। वांगजी जो कि कुछ सेकंड के लिए शॉक हुआ था, लेकिन वो शॉकनेस तब ख़त्म हो गई जब उस वुल्फ की नज़र वांगजी पर पड़ी और वो वांगजी पर झुका ही था कि वांगजी ने अपनी बीचन को उस वुल्फ के बिल्कुल सर में घुसा दिया था और वो अपनी बीचन को निकाल कर दूर हुआ था। और वुशन को भी इस एक्शन से, इस आवाज़ से समझ आ गया था कि वो सब उस पर अटैक करेगा। उसने अपना ध्यान म्यामा से हटाया। वैसे भी वो सब ये सब बहुत देख चुका है, लेकिन उसे म्यामा के लिए थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा बुरा लगा था क्योंकि म्यामा उसके साथ काफ़ी छोटे वक्त से है। हाँ, वो बात अलग है कि म्यामा इसे बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती थी, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती थी कि उसे वुशन से प्यार करना है, क्योंकि म्यामा को यही सिखाया गया था कि उसे वुशन से प्यार करना है और वुशन को भी यही सिखाया गया था कि उसे म्यामा से प्यार करना है, सच्चे दिल से करना है। लेकिन क्या प्यार ऐसे होता है? वुशन दूर हटा और उसने अपनी नज़रें वांगजी की तरफ घुमाई, जो कि अपनी बीचन से उस पर लगातार वार पर वार कर रहा था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उस वुल्फ को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। उस वुल्फ को इतने कट लग चुके थे, उसके हर तरफ से ब्लड निकल रहा था, लेकिन उस वुल्फ को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था और वो बार बार वांगजी पर अटैक करे जा रहा था। भूषण भी जानता था कि अगर उसे यहाँ से निकलना है तो उसे वांगजी के साथ मिलकर, इस एंजल के साथ मिलकर इस वुल्फ को मारना पड़ेगा, बिकॉज पीछे वो जा नहीं सकता। इस रैलम से वो नहीं निकल सकते, चाह कर भी अब वो नहीं निकल सकते तब तक जब तक अगले 100 साल यानी 100 ईयर्स पूरे ना हो जाएं और ये बैरियर कुछ सेकंड के लिए दोबारा खुल ना जाए। और वो 100 साल 100 ईयर्स कब होंगे, वो वक्त कब आएगा, उनको तो खुद नहीं पता। तो वो शायद इम्पॉसिबल ही ले लो इस जगह से निकलना। तो वुशन को वहाँ तक कुछ भी कर कर पहुँचना होगा उस मैजिकल स्टोन की तरफ, और फिर वो बस उस बैरियर को, यानी उस मैजिकल स्टोन के बैरियर को जो लव से टूटता है, सच्चे दिल से, सच्चे प्यार से जो टूटता है, उसे तोड़ना होगा।
अपनी पावर से तोड़ना होगा। वेल अभी वुशन जिसने अपनी सुइबियान को निकाल लिया था और वांग जी की बीचन और वुशन के सुइबियान उस वुल्फ से फाइट कर रही थी, लेकिन वो वुल्फ इतनी ज़्यादा चोटें खाने के बावजूद, इतनी ज़्यादा उसे चोट लग चुकी थी, लेकिन फिर भी वो वुल्फ मर नहीं रहा था। और वांग जी और वुशन भी यहाँ पर आकर मोर्टल हो चुके थे, यानी वो मर सकते थे। उनको भी अब भूख प्यास लगती, वो भी थकते, तो यही हो रहा था। वो वुल्फ तो लग रहा था फुल एनर्जी से लड़ रहा है, लेकिन लगभग 2 घंटे के बावजूद, इतने ज़्यादा वार करने के बावजूद वो मर ही नहीं रहा था। उसके वो पूरा ब्लड से कवर हो चुका था। वो वुल्फ पूरा ब्लड से कवर हो चुका था। वो इतना ज़्यादा बड़ा था, लेकिन उसे लग रहा था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कि बस उसे कोई पिन होती है, बस उसे लग रहा था कि उनकी बीचन और सुइबियान बस उसे किसी पिन की तरह बस चुभ रहे हैं और कुछ भी नहीं। और इस दफ़ा वांग जी और वुशन ने एक दूसरे की तरफ देखा, बस एक दूसरे की तरफ, और वो जानते थे कि वो वुल्फ उनकी बातें नहीं समझ सकता। वांग जी तो कुछ बोलता नहीं है। इस दफ़ा वुशन ने कहा, तुम उसकी एक आइस पर अटैक करो और मैं दूसरी पर। बस वुशन ने पता नहीं क्यों कहा, उसे नहीं पता, बस उसने कह दिया, क्योंकि वो जानता है कि वांग जी को भी अभी ज़िंदा रहना है, मारना है, बचना है, उस मैजिकल स्टोन को हासिल करना है, वांग जी को भी। और वुशन पता नहीं क्यों उसे लगा कि वांग जी ये करेगा, क्योंकि उस दोनों को बचना है, अभी वो दोनों यही जानते हैं। तो फिर वांग जी की एक बीजन और वुशन की एक सुइबियाँ उसके यानी उस मॉन्स्टर के आँखों के अंदर गई। बहुत मुश्किल था उन लोगों के लिए उस मॉन्स्टर की आँखों तक पहुँचना, लेकिन उन दोनों ने अपनी स्वॉर्ड्स को उस मॉन्स्टर की यानी उस वुल्फ की आँखों में घुसा दिया। लेकिन अभी उस मॉन्स्टर का सिर्फ एक सर यानी उसका सिर्फ एक फेस ही ऐसा हुआ था, यानी उसकी एक फेस की आइज़ ख़त्म हुई थी, यानी ब्लाइंड हुआ था वो, तो वो वांग जी और विंग को नहीं देख सकता था। लेकिन उसका दूसरा सर तो था ना, वो तो था, अब वो कंट्रोल ले रहा था। वांग जी और विंग ने एक दूसरे की तरफ देखा। वांग जी और विंग पूरा ब्लड से कवर हो चुके थे। वांग जी के जो प्योर वाइट हांगफू थे वो बिल्कुल रेड हो रहे थे, बिल्कुल रेड, और वांग जी के स्लीव तक से ब्लड निकल रहा था। अब वो वुल्फ वांग जी और विंग को अपने पैरों से बिल्कुल कुचलने की कोशिश कर रहा था, यानी उन्हें बिल्कुल क्रश कर देना चाहता था अपने पैरों से। और शायद ये पॉसिबल भी हो जाता, क्योंकि उस वुल्फ ने अपना एक पाँव उठा लिया था और वो जल्दी से वो वांग जी के ऊपर रखने ही वाला था कि इससे पहले वुशन ने अपनी स्वॉर्ड को, अपनी सुइबियाँ को उसके उस दूसरे सर की एक आँख में डाल दिया। और वो वुल्फ जो दर्द की वजह से वांग जी को देख नहीं पाया, उसके दूसरे पाँव कहीं और लग गया। और वांग जी को जैसे ही रियलाइज़ हुआ था कि वो उसके ऊपर पाँव रखने वाला है, वांग जी बिल्कुल शॉक हो गया था। और जैसे ही उसे रियलाइज़ हुआ कि वुशन ने उसकी एक आइस यानी उसके दूसरे सर की एक आइस पर अटैक कर दिया है, तो वांग जी जिसने अपनी बढ़ती हुई उन सांसों को संभाला और उसने भी वही किया। उसे अपनी बेचन से उसके बाद उस वुल्फ की सेकंड आई पर बहुत ज़ोर से अटैक किया। उस वुल्फ को शायद मारना लगभग इम्पॉसिबल था और वो वुल्फ उन दोनों को आगे जाने भी नहीं देता। लेकिन शायद वो वुल्फ अब उन्हें देख नहीं पाएगा, और वो इतना बड़ा है, उसका साइज इतना बड़ा है कि उनको नहीं लगता कि वो वुल्फ उनकी छोटी छोटी मूवमेंट पहचान पाएगा। ऊपर से वो वुल्फ खुद ही इतना ज़्यादा चिल्ला रहा है, क्योंकि उसकी सारी आइज़ जिस पर अटैक कर कर के उन लोगों ने उसकी आइज़ डैमेज कर दी है। तो वो वुल्फ बहुत चिल्ला रहा है, और वांग जी और वुशन जो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और फिर वो लोग आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और उनके पीछे वो वुल्फ जो इधर उधर भाग रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। और वांग जी और विंग लगातार आगे बढ़े जा रहे थे। और अब उन्हें दिखा कि लगभग एक दरवाज़ा आगे एक डोर है। उन लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फेस तो अभी भी उनके कोल्ड ही थे। वेल वो लोग अपने कदमों को बढ़ाते हुए उस डोर की तरफ बढ़े, और फिर वुशन ने पहले उस दरवाजे को गौर से देखा कि कहीं आगे कोई खतरा तो नहीं। वेल होने तो वाला था, मुश्किलें तो आनी ही थी। फिर भी उन लोगों ने एक डिप्शाई किया और फिर उस डोर को खोल दिया, और फिर वो लोग अंदर की तरफ देखने लग गए, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। उनको समझ नहीं आया, क्योंकि अंदर बिल्कुल ब्लैक स्मोक कवर था, लेकिन पीछे वो जा नहीं सकते थे, और आगे सिर्फ एक डोर था, और बाकी पूरे में वॉल थी, और ऑफ कोर्स वॉल के बाहर भी एक डोर ही था। तो फिर
उन लोगों ने अपने कदमों को उस डोर के अंदर रखा। वांग जी और फिर वुशन, वो दोनों उस डोर के अंदर गए और हर तरफ सिर्फ स्मोक था। हर तरफ सिर्फ ब्लैक स्मोक था जिसमें वो लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। वुशन, जिसकी आंखों के सामने एक लगभग 7 ईयर्स का छोटा बच्चा आ चुका था और वो वुशन की तरफ देख रहा था। उसने कहा, वुशन, वुशन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे सामने मैं मर गया, तुम्हारे सामने मैं मर गया। वुशन उस बच्चे को देखकर शौक था। वो अपने कदम बढ़ाता हुआ उस बच्चे की तरफ बढ़ा। उसने कहा, ऐसा नहीं था। बात सुनो, शेन, शेन, शेन। और शेन जो कि अपने कदमों को पीछे ले रहा था और वो वुशन सिर्फ चिल्ला रहा था, शेन नहीं, शेन, शेन। ये बोलकर वो उस ब्लैक स्मोक में शेन के पीछे भाग रहा था। वुशन ने अपनी नज़रें घुमाई तो उसने देखा वहाँ पर बहुत सारे रैबिट्स हैं। तो देखा कि बहुत सारे रैबिट्स हैं और क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? वो सब ब्लास्ट कर रहे हैं, वो छोटे छोटे रैबिट्स। वुशन भागा। उन्होंने कहा, नहीं, क्या हो रहा है? रैबिट, ये बोलता हुए वुशन सिर्फ इधर उधर भाग रहा था, कभी शेन के पीछे, कभी कुछ लोगों के पीछे और कभी उन रैबिट्स के पीछे। वांग जी कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन इससे पहले वो कुछ समझता उसे आवाज़ आई पीछे से, अजान। और वांग जी घूम गया। वांग जी ने घूम कर देखा तो लैनी उसके पीछे खड़ी हुई थी। उन्होंने कहा, हसान, मेरा बच्चा, क्या हुआ? अजान को चोट लगी है? अजान। वांग जी की सांसें रुक चुकी थी अपनी मदर को यहाँ देखकर। वांग जी ने कहा, मॉम। ये बोलकर वांग जी लैनी की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था और लैनी जो पीछे हो रही, उन्होंने कहा, अजान तुम बहुत बुरे हो। अजान तुम्हारी वजह से मैं मरी हूँ। अजान, सब तुम्हारी गलती है। वांग जी ने अपनी मदर को चिल्लाते हुए कहा, नहीं मॉम, आई एम सॉरी, मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है। लैनी जो अपने कदम पीछे ले गई थी, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, अजान तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से आज मैं यहाँ नहीं हूँ। और वो पीछे हो रही थी और वांग जी सिर्फ आगे बढ़ते हुए कह रहा था, मॉम प्लीज़, नहीं, अजान को आपकी ज़रूरत है, अजान को प्लीज़ छोड़े मत, प्लीज़। और देखते देखते लैनी उस धुएं में गायब हो गई और वांग जी उनके पीछे भागता रह गया। वांग जी ने अपनी नज़रें घुमा कर देखा तो वहाँ पर वांग जी के अंकल और वांग जी के ब्रदर लेंथचेन, वो दोनों वांग जी को पुकार रहे थे। वांग जी उसे पलट कर अपने अंकल और ब्रदर को देखा जिसकी तरफ नफरत वाली नज़रों से देख रहे थे। वांग जी के ब्रदर ने कहा, वांग जी सारी तुम्हारी गलती है, हमारे मॉम डैड चले गए, हाँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम हमारे लिए कर्स हो, सिर्फ एक कर्स। वांग जी ने कहा, ब्रदर ऐसा नहीं है, मैं कर्स नहीं हूँ। और तभी चिल्लाते हुए उसके शीफू लेंसडेन ने कहा, लॉन वांग जी, तुम इस पूरे एंजल रेलम के लिए सिर्फ एक कर्स हो, सिर्फ एक कर्स। अगर तुम इस जगह पर नहीं होते, इस दुनिया में नहीं होते, तो मेरे ब्रदर और मेरी सिस्टर इन लॉ आज हमारे साथ होती। वांग जी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये बोलकर वांग जी ने अपने कदम उनकी तरफ बढ़ाए और वो लोग भी पीछे हो रहे थे, पीछे। और वांग जी बार बार बोल रहा था, ऐसा नहीं है। वांग जी को कुछ बच्चों की हंसने की आवाज़ें आई। वो छोटे बच्चे हंस रहे थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, कर्स चाइल्ड, तुम तो अपनी मदर, अपने फादर सबको ले गए, तुम कर्स चाइल्ड हो। और वांग जी जो अपने कानों पर हाथ रख रहा था, बहुत टाइटली अपने एयर्स पर हाथ रख रहा था, तभी वांग जी को किसी की आवाज़ आई। नहीं, मेरे रैबिट्स, डैड नहीं, डैड प्लीज़ उन्हें मत मारे, प्लीज़। वांग जी ने अपने कानों से हाथ हटाकर पीछे की तरफ देखा तो देखा वहाँ पर वुशन था जो चिल्ला रहा था। वांग जी ने उस तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन वुशन चिल्ला रहा था। वांग जी को समझ आने लग गया, नहीं, ये सब इल्यूजन है। उसकी मदर फादर कोई आ ही नहीं सकता, ये सब इल्यूजन है, उसे निकलना होगा। वांग जी जल्दी आगे बढ़ने लग गया
उस स्मोक में बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा था, लेकिन उससे पीछे वोशन के रोने की आवाज़ें आ रही थी। वांगजी के कदम एक सेकंड को रुक गए। वांगजी को अपने मदर फादर की भी आवाज़ें आई थी, आज़ान कर साइड ना जाने क्या क्या, और साथ ही में वांगजी को वोशन के रोने की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी कि डैड डैड मेरे रैबिट्स को मत मारिए, प्लीज़ मत मारिए, प्लीज़। और वांगजी के कदम वहीं रुक गए। हाँ, हर कोई जानता है विभूषण के बारे में, क्राउन प्रिंस कितना ज़्यादा क्रूअल है। हाँ, इतना ज़्यादा क्रूअल के लोग उसके आसपास आने से भी डरते हैं। और वो रो रहा है कि उसके रैबिट्स को ना मारा जाए। वांगजी के कदम पता नहीं क्यों रुक गए। उसने सोचा कि शायद वोशन को उसकी ज़रूरत है, लेकिन फिर उसे याद आया नहीं, वो एक एंजल है और वो एक डेमन है, और उन दोनों की दुश्मनी, और वो वैसे भी कितना क्रूअल है। वांगजी फिर से अपने कदम आगे बढ़ाने लग गया और फिर से उसे वेवोशन की चिल्लाने की और चीखने की आवाज़ें आने लग गई, शिन नहीं, शिन प्लीज़ नहीं, शिन शिन। और वांगजी रुक गया। इस टाइम वांगजी पीछे घुमा। वो अपनी सोचों को रोक रहा था, और बस वो नहीं जानता वैसा क्यों कर रहा था। उसे अपने माइंड में ही कहा कि आगे उसे इस डीमन की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज ये डीमन बहुत पावरफुल है और आगे ना जाने क्या क्या चीज़ें आ जाएं, तो उसे इस डीमन की ज़रूरत पड़ेगी। तभी वांगजी इस डीमन की हेल्प कर रहा है, वरना वो नहीं करता। वांगजी जो कि वोशन के पास गया, उसने वोशन को आवाज़ लगाना चाहा, किंग, डीमन प्रिंस। लेकिन वोशन जो कि एक अलग जोन में था, अपने ही जोन में था, तो बस वो चिल्लाए जा रहा था। वो शायद वांगजी की आवाज़ नहीं सुन रहा था। वांगजी को समझ नहीं आया। टच तो आशा उसने कभी किसी को किया ही नहीं है। उसने फिर से 2-3 दफ़ा आवाज़ लगाई, क्राउन प्रिंस, डीमन, क्राउन प्रिंस, विलिंग पेट्रियार्क, क्राउन प्रिंस। लेकिन शायद वो डीमन किंग उसकी बातें नहीं सुन रहा था, और अब वांगजी की सब्र से बाहर था, उसकी बर्दाश्त से बाहर था, बिकॉज उसने देखा कि उस डीमन किंग की आंखों से आंसू निकल रहे हैं लगातार। और बस वांगजी ने अपने हाथ को धीरे से उठाकर उसके शोल्डर पर रखा, और वहीं एक टच से पता नहीं क्यों वोशन फ्लेंच कर गया। उसने फ्लेंच करते हुए अपनी आंखों में उन आंसू को साफ करते हुए कहा, देखें मम डैड। इतना बोलते ही उसने जब वांगजी की तरफ देखा तो वो एक सेकंड के लिए शॉक हो गया कि ये कौन है। और तभी वांगजी ने कहा, क्राउन प्रिंस, ये सब इल्यूजन है, कुछ भी रियल नहीं है। वोशन इसके आंखों में आंसू आ रहे थे दोबारा से। वो बिल्कुल शॉक हो गया, बिल्कुल स्टन रह गया, और उसने फिर से मुड़कर सामने की तरफ देखा। जहाँ पर देखा तो उसके डैड थे, जो कि उसे फोर्स कर रहे थे। और सामने ही वोशन का एक और अक्स था, एक और शायद कोई भ्रम, जो छोटा सा वोशन कुछ रैबिट को मार रहा था बहुत बेरहमी से। वोशन कुछ सेकंड के लिए शॉक हो गया, और फिर उसने वांगजी की तरफ देखा। उसके बाद दोबारा से उस इल्यूजन्स की तरफ देखा जहाँ पर उसकी मॉम उसे बोल रही थी, और फिर उसे समझ आया, नहीं, ये इल्यूजन है। वोशन ने जल्दी से अपने आंसू को साफ किया, और उसका वही कोल्ड रूप वापस आ चुका था, और उसने कहा, थैंक यू। ये बोलता हुआ वो आगे बढ़ गया। शायद उसके दिल में अभी भी कुछ था, तभी उसके मुंह से वांगजी के लिए थैंक यू वर्ड निकल गया, वरना वो तो कभी निकले ही ना। वो लोग उस इल्यूजन से बाहर निकलने लग गए। लगभग 10 मिनट के बाद, बहुत मुश्किलों के सामना करने के बाद, उनके वो मोमेंट्स उनके सामने आ रहे थे जो वो हमेशा इमेजिन करते हैं, या जिस चीज़ का उसे डर है, वही चीज़ें उनके माइंड में बार बार आई, जो उनके माइंड के साथ खेल रही थी। वोशन बिल्कुल उस स्मोक से बाहर निकलने ही वाला था कि उसके कदम फिर रुक गए। जब उसे डॉग्स की आवाज़ आई, जो उसकी तरफ बढ़ रहे थे, बहुत बड़े बड़े डॉग्स जो उसकी तरफ बढ़ रहे थे। और वोशन जो डर गया, लिटरल में वो बहुत ज़्यादा डरा। और फिर आखिरकार वो दोनों उस इल्यूजन वाले स्मोक से बाहर आ गए, और फिर वोशन जिसने पलट कर उस स्मोक की तरफ देखा, जो कि अब यहाँ आते आते बिल्कुल कम हो चुका था, बहुत कम। और वो लोग जैसे ही बाहर आए, उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, और फिर एक दूसरे से नज़रें चुरा ली, और फिर वो लोग अपने सफ़र पर आगे बढ़ गए। अभी सिर्फ वो दोनों थे, तो चुप से बिल्कुल खामोशी में आगे बढ़ रहे थे।
और अब वुशन ने कहा, तुमने मुझे बचाया क्यों? हाँ, तुम तो एक एंजल हो ना। वांग जी ने कुछ नहीं कहा, उसने एक भी वर्ड का जवाब नहीं दिया और बस वो चल रहा था, सिर्फ चल रहा था। और उनके सामने अब बहुत टास्क आए, बहुत सारे टास्क, जिनमें उनको कभी आँख को पार करके जाना होता था, कभी किसी रिडल्स को सॉल्व करना होता था, कभी उनके सामने कोई मॉन्स्टर आया करता था। लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से नाराज़ होते हुए भी लड़ रहे थे, साथ आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर आकर वो लोग मॉर्टल हो चुके थे, तो उन लोगों को पीने के लिए पानी और खाने के लिए खाना भी चाहिए था। लेकिन मॉर्टल थे, लेकिन उनके पास उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी जो कि बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से अभी तक उन्हें इतना ज़्यादा भूख और प्यास का एहसास नहीं हुआ था। और वो लोग बस आगे बढ़े जा रहे थे, साथ साथ कुछ कह नहीं रहे थे, लेकिन बस एक दूसरे के साथ थे। नहीं जानते थे क्यों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, बस वो कर रहे थे। कितने क्रूअल हैं वो दोनों, वो तो जानते ही हैं वो लोग, लेकिन फिर भी वो कर रहे थे, चल रहे थे। और अभी वो लोग एक और रूम के अंदर एंटर कर रहे थे। वो रूम भी बहुत ज़्यादा बड़ा था, और वो रूम भी उस बहुत बड़े से सैंड रेगिस्तान के बीच में ही आया था। और वो लोग अभी उस रूम के अंदर थे। इस रूम के अंदर पहले वुशन गया था, और जैसे ही वो अंदर गया, उसकी नज़र पड़ी एक मिरर पर। हाँ, एक मिरर था, फिर उसके पीछे एक और मिरर था, और फिर उसके पीछे एक और मिरर था। और फिर वुशन ने देखा कि ना जाने क्या है, उसे समझ नहीं आया। और फिर वुशन आगे बढ़ गया, उस मिरर की तरफ बढ़ गया। वांगजी भी देख रहा था, वांगजी रोकना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही वुशन उस मिरर के सामने जाके खड़ा हो चुका था। वो रूम भी बहुत बड़ा था, लेकिन उस रूम का भी एक डोर था। वुशन उस मिरर के सामने जाके खड़ा हो गया, तो वांगजी भी उस डोर की तरफ बढ़ गया। और तभी उस मिरर ने वुशन को तीनों तरफ से घेर लिया, और वुशन वहाँ से निकल सकता था। उस मिरर से एक जगह खाली थी, वहाँ से निकल सकता था बाहर। वुशन बिल्कुल शॉक था। वुशन उसमें खुद को देख रहा था, खुद की परछाई को देख रहा था, यानी खुद की अक्स को देख रहा था। और वांगजी भी शॉक हो चुका था। उसने अपनी बीचन को बाहर निकाल लिया, और उसने घूम कर वुशन की तरफ देखा, और वुशन ने भी अपनी सुइबिया को बाहर निकाल लिया। तभी वुशन और वांगजी ने देखा कि वुशन का जो रिफ्लेक्शन है मिरर में, वो हंस रहा है। उस रिफ्लेक्शन ने हंसते हुए कहा, स्वागत है तुम्हारा सच के प्रतिबिंब के सामने। ये आईना है ट्रुथ ऑफ मिरर। स्वागत है तुम्हारा। ये बोलते हुए वो फिर से हंसने लग गया। वुशन बिल्कुल शॉक था, उसकी सुइबियाँ बाहर थी, और वो शॉक था। वही था, वो रिफ्लेक्शन में वही था, लेकिन वो उसका रिफ्लेक्शन हंस रहा था। वांगजी भी बिल्कुल शॉक था। वो लोग आगे कुछ बोलने का करने का इंतज़ार कर रहे थे, बिकॉज वांगी ने उस डोर को ओपन करने की कोशिश की थी, बट वो डोर ओपन ही नहीं हो रहा था। और वो लोग जानते थे कि कोई प्रॉब्लम ना ऐसा हो कैसे सकता है। और अब उस जो रिफ्लेक्शन था मिरर में, उसने कहा, तुमने जैसा सुना, ये है ट्रुथ ऑफ मिरर। ये तभी खुलेगा, ये डोर तभी खुलेगा जब तुम सच कहोगे। जब तुम दोनों सच कहोगे, तभी तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। तुम्हें हर वो चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी जो चीज़ तुम्हें अंदर से डराती है, वो चीज़ जो तुम्हें अंदर तक तोड़ती है। तुम्हें खुद को एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि हर इंसान झूठा है। हर इंसान, हर कोई, एंजल, डेमन, मॉन्स्टर, फेरी, हर कोई झूठा है। नहीं, हम झूठ दूसरों से तो बोलते ही बोलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा झूठ हम खुद से बोलते हैं। हम खुद से झूठ बोलते हैं, यही तो है हमारी खासियत। और तुम्हें सच के आईने के सामने स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है हर चीज़। वुशन शॉक हो गया। उसने कहा, क्या बकवास है, अभी 2 सेकंड में मैं तुम्हें तोड़ दूँगा। ये बोलते हुए वुशन ने अपनी सुइबियाँ आगे करी, और वो रिफ्लेक्शन हंसने लग गया। उस रिफ्लेक्शन ने हंसते हुए कहा, तोड़ दोगे? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे तोड़ सकते हो? हाँ, कभी नहीं, कभी भी नहीं। लेकिन अगर
तुमने बाय चांस मुझे तोड़ भी दिया तो तुम दोनों कभी भी इस रूम से बाहर नहीं निकल सकते, कभी भी नहीं। क्योंकि जब तक तुम खुद को स्वीकार नहीं करोगे, खुद के बारे में हर चीज़ एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक तुम और ये भूल जाओ कि तुम लोग इधर से निकल भी सकते हो। वांगजी और वुशन शॉक थे। वुशन और वांगजी ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर वांगजी भी वुशन की तरफ आ गए, लेकिन वो उस मिरर के सामने नहीं गया, क्योंकि वो जानते हैं अगर वो सामने गया तो ये ना हो कि ये मिरर उसे भी यही बोले, या वांगजी अपने आप को इतना बोलते हुए ऐसे तो देखना नहीं चाहता था। वह वो दूर खड़ा होकर वुशन को देखने लग गया। और अब वांगजी ने कहा, वुशन, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, तुम एक्सेप्ट कर सकते हो खुद को, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। वुशन ने घूर कर वांगजी की तरफ देखा और वांगजी का फेस बिल्कुल स्टिफ था। वुशन ने कहा, मैं क्या एक्सेप्ट करूं? मैं तो वही हूँ जो हूँ, दिख रहा हूँ मैं। वुशन ने उस मिरर में देखते हुए कहा, मैं वेवुशन, द क्रूल एम्परर, मोस्ट पावरफुल डीमन, जिस पर हर डीमन एंजल मरता है, मैं वेवुशन, इतना पावरफुल के लोग मेरे कदमों में झुकते हैं। मैं क्रूअल हूँ, बेरहम हूँ, एक सेकंड नहीं लगाता लोगों की जान लेने में। मैं हूँ वेवुशन। और क्या जानना है तुम्हें मेरे बारे में? मैं एक सेकंड नहीं लगा सकता पूरे रेलम्स को ख़त्म करने में। मैं बहुत क्रूअल हूँ, मैं अपने छोटे छोटे भाई बहनों को, अपने ब्रदर सिस्टर को भी ऐसे ही मार सकता हूँ। और क्या जानना है तुम्हें मेरे बारे में? कर लिया मैंने खुद को एक्सेप्ट, अब खोलो ये डोर। ये बोलता हुआ वो उस मिरर की तरफ देख रहा था और अब वो रिफ्लेक्शन और ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गया। उसने ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहा, वाह वाह वेवुशन वाह। फिर से एक झूठ, एक और झूठ। किस किस से झूठ बोलोगे तुम? हाँ, किस किस से वेवुशन? खुद से तो झूठ मत बोलो, या कहूँ तो खुद से ही झूठ बोलते हुए आ रहे हो तुम। एक्सेप्ट करो खुद को, एक्सेप्ट। जब तक तुम खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे ये डोर नहीं खुलेगा। वुशन ने चिल्लाते हुए कहा, वद्दा क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, मैं यही हूँ, मैं हूँ क्रूअल एम्परर वेवुशन, वो जो जिसके सामने पूरा डीमन रेलम झुकता है, मैं हूँ वेवुशन। हाँ, और एंजल्स की भी कोई वैल्यू नहीं है मेरे सामने, मॉन्स्टर्स हो या ह्यूमन। जैसे ही वुशन ने एंजल कहा, वांगजी की मुट्ठियाँ टाइट हो चुकी थी। उसने कहा, क्राउन प्रिंस। वुशन ने वांगजी के आवाज़ पर घूमकर वांगजी की तरफ देखा और फिर उसने कहा, सच तो कह रहा हूँ, इसी मिरर ने कहा कि खुद को एक्सेप्ट करो, तो वही तो कर रहा हूँ मैं। ये बोलते हुए उसने दोबारा से उस मिरर की तरफ देखा। वो फ्रस्ट्रेट हो चुका था, उसने बता तो दिया कि वो कौन है आखिर। वुशन ने काफ़ी दफ़ा ट्राई किया, काफ़ी दफ़ा कि वो बताए कि वो कौन है। इस दफ़ा वांगजी भी फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो तो यही जानता है ना कि क्रूअल एम्परर वेवुशन है। तो फिर लेकिन वांगजी के माइंड में एक चीज़ स्ट्राइक करी कि अगर ये क्रूअल है तो ये कभी रोता नहीं है, तो ये सिर्फ कुछ चीज़ों को देखकर इल्यूजन में रो रहा था। इसका भी डार्क पास्ट है। और काफ़ी आवर्स गुजर चुके थे, लगभग 3 से 4 घंटे, लेकिन वुशन जो अभी भी वही बोल रहा था कि वो वही है, डोर ओपन करो। उन लोगों ने उस डोर को तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन वो डोर टूट ही नहीं रहा था ना, वो वॉल ब्रेक हो रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। और वो रिफ्लेक्शन, वुशन वहाँ से हट भी चुका था, लेकिन वो रिफ्लेक्शन हटने का नाम ही नहीं ले रहा था और बस हंस रहा था और एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा था कि खुद को कबूल करो, खुद को एक्सेप्ट करो। वहाँ पर लगभग 3 मिनट थे, तो लगभग अब वुशन तो खुद को एक्सेप्ट कर नहीं रहा था, तो थी वांगजी की बारी, क्योंकि उस रिफ्लेक्शन ने कहा था कि जब तक वो दोनों ऐसा नहीं करेंगे वो डोर ओपन नहीं होगा। तो वांगजी ने भी एक डीप शाई किया और फिर वो एक डीप ब्रेथ लेने के बाद एक और मिरर के सामने जाकर खड़ा हो गया। वो जैसे ही उस मिरर के सामने गया, एक और वांगजी का रिफ्लेक्शन उस मिरर में आ गया और उसने भी वही सेम बात रिपीट करी। उसने कहा, लान वांगजी हंगवनसन, तुम्हें भी खुद को एक्सेप्ट करना है, वरना ये डोर ओपन नहीं होगा। वांगजी बस स्टिल वैसा ही था। उसने कहा, मैं
लानवांग जी, मैं हंगवंजन हूँ और अगर यहाँ से बच गया तो गॉड बनूँगा। मैं अपने एंजल रैलम से बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ, इतना ज़्यादा लॉयल कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वांग जी के रिफ्लेक्शन ने भी हल्की सी स्माइल करी। वो हंस नहीं रहा था, उसने एक बहुत ऐसी स्माइल करी कि किसी का भी दिल टूट जाए। उसने कहा फिर से, लानवांग जी, मैंने कहा खुद को एक्सेप्ट करो, खुद को जानो, खुद को मानो कि तुम हो क्या, खुद को कबूल करो, तभी तुम निकल सकते हो, तभी तुम यहाँ से बच सकते हो। क्योंकि मैंने जैसा कि कहा, कोई कभी खुद को एक्सेप्ट नहीं करता और यही तो तुम लोगों का चैलेंज है। तुम्हें खुद को दिल से एक्सेप्ट करना है, जो तुम हो तुम उसे मानो, उसे कबूल करो कि तुम वो हो। इस दफ़ा वुशन ने मॉकिंगली हंसते हुए कहा, देखा हंगवंजन, मैंने कहा था ना, ये लोग शायद हमें सिर्फ ट्रिक कर रहे हैं, हमें खुद को कोई कबूल वबूल नहीं करना है, ये बस हमें ट्रिक कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। अगर ऐसा होता कि हम खुद को एक्सेप्ट करते और ये डोर ओपन हो जाता तो ना जाने कब का हो चुका होता। ये लोग बस हमें ट्रिक कर रहे हैं सिर्फ यहाँ से, पर हमें यहाँ पर रखने की और फंसाने की एक चाल है, ये चाल। ये बोलकर उसने बहुत ज़ोर से अपनी उस सुइबियाँ से अपने रिफ्लेक्शन पर बहुत ज़ोर का अटैक किया, बट उस मिरर को कुछ भी नहीं हुआ, वहाँ से स्टिल मूव भी नहीं हुआ। गाइस, सॉरी फॉर इंटरप्शन, बट बीच में माइक ख़राब हो चुका है और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी स्टोरीज़ ऐसे ही रेगुलरली कंटिन्यू करूं, बिकॉज मेरे एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके हैं, सो मैं विदाउट माइक कर लूँगी, ठीक है। सो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं कर सकती हूँ, मतलब अदरवाइज़ आपको 2 वीक्स का वेट करना पड़ेगा आई थिंक मेरी 1 मोर स्टोरी के लिए, वरना मैं कंटिन्यूसली रेगुलरली अपडेट कर दूँगी बिकॉज एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके हैं। वुशन कंटिन्यूसली उस मिरर पर अटैक करे जा रहा था। उसकी शॉर्ट सुइबियाँ कितनी ज़्यादा पावरफुल है इसके बारे में हर कोई जानता है, लेकिन वो मिरर जो अभी भी स्टिल उसका रिफ्लेक्शन उसमें हंस रहा था और उस मिरर में एक छोटा सा भी क्रैक नहीं आया था। वांग जी भी ये देखकर थोड़ा शॉक था, बिकॉज वे वुशन क्राउन प्रिंस जो है उसके बारे में पूरा एंजल रैलम जानता है और ये पॉसिबल नहीं है। और वांग जी अब थोड़ा सा काम होकर सोच रहा था कि वो खुद में क्या एक्सेप्ट करे, क्या एक्सेप्ट करे। वांग जी ने एक दफ़ा मुड़कर वे वुशन की तरफ देखा और कहा, वुशन, और बस वे वुशन की सुइबियाँ वहीं हवा में रुक चुकी थी। उसने एक दफ़ा वांग जी की तरफ देखा, उसे नहीं पता उसकी पूरी बॉडी में इस थोड़ी कोल्ड और रफ वॉइस से क्या चीज़ दौड़ी थी, क्या करंट था, वो नहीं जानता। बस वो देखने लग गया एक टक वांग जी की तरफ। वांग जी ऑफ कोर्स आगे जाकर गॉड बनने वाला था, तो वो हेवनली या उससे भी ऊपर वाली ब्यूटी था। और वुशन अब जाकर नोटिस कर रहा था जब उसने वांग जी की वो कोल्ड वॉइस सुनी थी। इसे पहले टाइम तो जब भी वो लोग कुछ बोलते थे तो वो लोग ऐसी मुसीबतों के बीच में बोलते थे, ऐसी प्रॉब्लम्स के बीच में कि एक दूसरे की वॉइस पर बिल्कुल भी ध्यान देने का या गौर करने का उनके पास टाइम ही नहीं होता था। बट अब जाकर वांग जी की वो रफ़ कोल्ड वॉइस, उसकी गोल्डन आइज़ और उसकी वो हेवनली ब्यूटी वुशन ने देखी थी। वाकई में कोई गॉड भी इतना ब्यूटीफुल नहीं होगा। वुशन की सुइबियाँ वैसे ही हवा में अटकी हुई थी, उसकी नज़रें, उसकी वो रेड आइज़ जो कि अभी वांग जी से मिल रही थी। वुशन एक डीमन है, तो उसके अंदर एक ख़ास बात है कि जब भी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है, तो उसकी वो सिल्वर आइज़ जो कि गोल्डन आइस में अभी लॉक हुई हुई थी, वो अपना कलर सिल्वर से हमेशा रेड में चेंज कर लेती थी। और अभी वुशन थोड़ा दूर से ही लेकिन वांग जी के एक एक फीचर को एनालाइज कर रहा था, देख रहा था। और जैसे जैसे वो हर चीज़ देख रहा था, वांग जी को ऊपर से लेकर नीचे तक उसकी बॉडी में एक अजीब सा करंट दौड़ रहा था। वुशन को खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्या है, बट स्टिल ऐसा हो रहा था। पूरा वांग जी का वो कोल्ड ऑरा अजीब ही था, वुशन उसको बयान नहीं कर सकता। वांग जी की उसे वॉइस आई, तब वो अपने होश से बाहर आया। उसने अपनी सुइबिया को नीचे कर वांग जी की तरफ देखा। वांग जी शायद लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इतना बोल रहा होगा। उसने कहा, क्राउन प्रिंस, आप जानते हैं
कि हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। अगर हमने सारे चैलेंजेस को क्रॉस भी कर लिया तो हमारे पास दो प्यार करने वालों का ब्लड नहीं है, दो ऐसी प्योर सोल्स जो एक दूसरे से मिलकर पूरी होती हों, दो ऐसे लोग जो एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हों, मोहब्बत करते हों, इश्क करते हों। हमारे पास ऐसी सोल्स, ऐसी बॉडीज़ का ब्लड नहीं है जो आपस में कंबाइन कर हम उस स्टोन को हासिल कर पाएँ। लेकिन स्टिल हम इतनी प्रॉब्लम से तो बच सकते हैं ना आगे बढ़कर। और वैसे भी यहाँ कोई नहीं जानेगा, यहाँ पर मैं हंगबंजन हूँ, ना आप क्राउन प्रिंस एलिंग पेट्रियार्क। तो हम खुद को एक्सेप्ट कर सकते हैं ना। मुझे ये सोचने की ज़रूरत है कि आप कौन हैं, और ना आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि स्टिल हम यहाँ पर फंसे हुए हैं और हम यहाँ पर खुद को एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक दूसरे को अपने दिल की बातें और राज जानने दे सकते हैं, बिकॉज़ वैसे भी हम तो यहाँ से बाहर निकलने वाले नहीं हैं ना, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। वैसे भी कभी एंजल और डेमन रेलम्स या मॉन्स्टर या कोई भी जान नहीं पाएगा हमारे दिल के बाद। और आई एम श्योर कि आप भी इसी से डरते होंगे। वुशन बिल्कुल स्टिफ हो चुका था। वांग जी को कैसे पता चला? वांग जी को कैसे पता चला कि वुशन अपने दिल की बात नहीं बोलता? लेकिन वो तो यही बोला है ना, वो वही है वो क्रूअल क्राउन प्रिंस जो किसी की नहीं सुनता, जो हार्टलेस है, जो सबको मार देता है। यही है वुशन। क्या वुशन वाकई में यही है? क्या वे वुशन वाकई में वही है? वुशन सोच रहा था, बस वो सोच रहा था। और वांग जी जिसने एक डीप ब्रेथ इनहेल किया, उसके फोरहेड पर उसका वो फोरहेड रिबन था। उसने धीरे से उस बहुत ब्यूटीफुल से फोरहेड रिबन को अपने फोरहेड से निकाला, अपनी बीचन को वहाँ से निकाला और उसे बहुत संभाल कर वहीं पर कॉर्नर में रख दिया। उसे अपनी बीचन को और अपने फोरहेड रिबन को रख दिया और फिर वो उस मिरर के सामने जाकर खड़ा हो गया। लान वांग जी ने अपने आप को, अपने रिफ्लेक्शन को उस मिरर में देखा, जो बहुत क्यूरियसिटी से वांग जी को देख रहा था। उसकी आँखों में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी तो थी। तो वांग जी ने फिर से एक डीप ब्रेथ इनहेल किया। उसके लिए सब बोलना बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि कभी उसने खुद को एक्सेप्ट ही नहीं किया, लेकिन अब वो करेगा। उसने एक गल्प किया और अब वो वुशन की तरफ देखना अवॉइड कर रहा था। वो बुलाना चाहता था कि यहाँ पर किसी की प्रेजेंस भी है। उसने कहा, मैं लान वांग जी, लान सान, हंगवंजन जिसे दुनिया जानती है, जिसे मेरा रेलम जानता है। मेरे घर वाले मुझे बोलते हैं वांग जी, और मैं लानसान, तीनों मैं ही हूँ। जानता हूँ दुनिया वालों के लिए कोल्ड, रूट, घर वालों के लिए ऐसा जिसे वो हमेशा इग्नोर कर देते हैं, और लानसान वो जो मैं हूँ लानसान। मैं छोटा था। मेरी मदर एक ह्यूमन थी और वो मेरे फादर के साथ रहा करती थी। हाँ, वो कम्प्लीटली इमॉर्टल नहीं थी, लेकिन वो ट्राई कर रही थी, बिकॉज़ मेरे फादर उनके साथ डुअल कल्टिवेशन किया करते थे। तो इन फ्यूचर अगर वो ज़्यादा करती तो वो इमॉर्टल बन सकती थी, लेकिन बहुत मुश्किल था ये, बट स्टिल वो कर रहे थे। फर्स्ट मेरे ब्रदर आए, लैन से चैन। उनकी पावर इतनी ज़्यादा हाई नहीं थी, तो मेरी मदर उसे कंट्रोल कर सकती थी। हाँ, क्योंकि वो एक ह्यूमन थी और मेरे ब्रदर एक एंजल। तो मदर ने सह लिया, मदर ने उन्हें भर दिया। सब बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश। फिर वक्त बीता, साल बीते, और फिर मेरी बारी आई। मदर लोगों को लगा था कि स्टिल इस दफ़ा भी यही होगा, आराम से मैं आ जाऊँगा। लेकिन तकदीर ने देखो मेरे साथ क्या किया, इस दुनिया ने मेरे साथ क्या किया कि मैं बहुत छोटा था, शायद अपनी मदर के फॉर्म में। तब मेरे पास इतनी पावर थी कि मेरी मदर, जो कि ह्यूमन थी और मैं एक एंजल, और इतना पावरफुल कि मेरी मदर से बर्दाश्त नहीं कर पाई। हीलर्स ने साफ साफ ये बात बता दिया था कि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, इस वजह से मेरी मदर मुझे झेल नहीं पा रही।
मेरी मदर एक कल्टीवेटर थी, उनकी गोल्डन कोर बहुत बहुत ज़्यादा ही वीक हो गई, लगभग ख़त्म ही हो गई थी। और तब मैं आया इस दुनिया में, लेकिन मेरी मदर थी वो, तो उन्होंने मुझे अपने दिल से बिल्कुल लगा लिया, ऐसे कि मैं ही हूँ उनके लिए। बट मेरे फादर, जिन्हें पता चला कि इमॉर्टैलिटी अब मेरी मदर हासिल नहीं कर सकती, कुछ भी हो जाए, उन्हें मुझसे नफ़रत हो गई। आखिर वो मेरी मदर से बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा, तो वो मुझे इग्नोर करते थे हमेशा हमेशा। फिर मेरी मदर बहुत बीमार हो गई और वो हीलर्स के क्वार्टर में रहने लग गई, जहाँ पर सिर्फ मेरे फादर और मेरे बिग ब्रदर लैन से जैन जा सकते थे। मैं नहीं जा सकता था, बिकॉज मेरी मदर तो बेड पे थी ना। हर एंजल उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, बट कोई गॉड नहीं था, कोई भी नहीं था। और मैं वहाँ नहीं जा सकता था क्योंकि मुझे लोगों ने कर्ज कह दिया था, क्योंकि मेरी मदर बहुत अच्छी थी, सब उन्हें बहुत मानते थे। मेरे फादर ने भी मुझे मेरी मदर के पास जाने से मना कर दिया था, ताकि मैं बुरा था तो कहीं मेरा असर उन पर ना आ जाए। मैं हमेशा उनके क्वार्टर के बाहर खड़ा रहता था काफ़ी टाइम के। शायद अब मेरी मदर बाहर आए और शायद कोई मुझे उनसे मिलने दे दे लेकिन कभी नहीं हो पाया ऐसा, कभी नहीं। मैं बस वहीं खड़ा रहा, न जाने कितने साल ऐसे ही। फिर लगभग 5 साल का हो चुका था मैं, तब मुझे पता चला कि मेरी मदर तो इस क्वार्टर में है ही नहीं। उनकी डेथ तो काफ़ी मंथ पहले ही हो गई है, और मैं छोटा था, मुझे डेथ का मतलब ही नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। फिर एंजल्स ने मुझे, सब ने, छोटे छोटे एंजल्स ने मुझे कहना स्टार्ट करा कि मैं कर्ज था, मैं सबके लिए कर्ज था, और मैं कर्ज बन गया। अब मेरी क्या गलती थी कि मैं इतना पावरफुल था? मेरी गलती थी। लोगों ने कहा कि अगर मैं बहुत पावरफुल बन जाऊंगा, अगर मैं गॉड बन जाऊंगा, तो मैं अपनी मदर को वापस ला सकता हूँ। और मैंने भी सोच लिया कि हाँ ऐसा ही होता होगा, और मैं लग गया इन सब चीज़ों में पागल था ना मैं, या कर्स्ड। फिर तुम्हें पता है एक मज़े की बात, जिस दिन मेरी मदर की डेथ हुई, वो दिन कौन सा था? वो दिन था मेरी बर्थडे का सोच सकते हो मैं कितना ज़्यादा कर्ज था, जो आते ही अपनी मदर को ले गया। और फिर मेरे फादर ने, मेरे फादर जो कभी मेरी तरफ देखना पसंद नहीं करते थे, उन्होंने मुझे मिलने से रोक दिया, मेरे ब्रदर से भी। मैं अपनी लास्ट टाइम अपनी मदर तक को नहीं देख पाया। वो एक ऐसी पर्सन जिन्होंने मुझसे प्यार किया था, मैं उन्हें ही नहीं देख पाया। और फिर मेरे फादर ने मेरे ब्रदर से भी मेरा मिलना बंद कर दिया, और फिर 1 साल के बाद वो भी सेक्लूजन में चले गए छोड़कर। फिर मेरे ब्रदर और मेरे अंकल ने मुझसे बात करने की कोशिश करी, लेकिन तब तक मैंने खुद को बंद कर लिया था और मैं पावर के पीछे भाग रहा था। नहीं, मैं इसलिए नहीं भाग रहा था कि मुझे पावर चाहिए थी, मुझे सुपीरियर बनना था, नहीं। मैं इसलिए भाग रहा था ताकि मैं अपनी मदर को वापस ला सकूं। था तो उस टाइम भी मैं छोटा ही ना, लेकिन फिर धीरे धीरे बड़ा होता रहा और मुझे पता चला जब एक ह्यूमन मर जाता है तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता। जब मुझे समझ आया तब तो मैंने खुद को और बंद कर लिया, और ज़्यादा बंद। तब मुझे लैन क्लैन वालों ने बताया कि मेरी मदर यांगजी को पसंद क्या करती थी, मेरे लिए। और मैंने सोच लिया कि ठीक है, मेरी मदर की जो खुशी थी मैं उसे ही मान लूँगा, शायद वही मेरे लिए अच्छी हो। सबने सबके सामने कहा, क्योंकि उस टाइम में बहुत पावरफुल था ना, कि लान यांगजी, जिसे मतलब मुझसे इंगेजमेंट करनी है। तो मैंने भी कुछ नहीं कहा, बस नोट कर दिया, और बस लान यांगजी मेरे साथ हो गई और मैं उसके साथ रहा करता था। मैं कभी कुछ बोल नहीं पाता था, पता नहीं, लेकिन मैं उसकी बात सुनता था, क्योंकि वो मुझसे मेरी मदर की बातें किया करती थी। मेरी मदर की। और कहीं ना कहीं मेरी मदर ने उसे मेरे लिए पसंद किया था ना। मुझे लगा पूरी ज़िंदगी में वो मेरा साथ देगी। वो बात अलग है कि मैं जानता हूँ मुझ में कमी है कि मैं अब नहीं बोल पाता, मैंने खुद को कैद कर लिया है, लेकिन मुझे लगा वो मेरा साथ देगी। बट आज देखो, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं जानता हूँ मेरी परवाह करने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं।
मैं वो कर्स्ड हूँ जो हर किसी के ऊपर बस आ गया। और फिर आज यहाँ पर आते हुए लान झांगसी ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। तुमने कहा ना खुद को एक्सेप्ट करो, तो यही हूँ मैं। एक कर्स्ड लान वांगची, जिसे बोलना नहीं आता, जिसे अपने इमोशंस बताना नहीं आता, जो आते ही अपनी मदर को ले गया। जिस मासूम बच्चे को लोग दुनिया ने तोड़ दिया, सब ने तोड़ दिया। मैं एक टूटा हुआ इंसान हूँ, ना कोई पावरफुल एंजल। मैं हूँ लान वांगची। आई एक्सेप्ट माई पर्सनैलिटी। वही हूँ जो मैं खुद से झूठ बोलता हुआ आया था कि मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ। और लेकिन लोगों ने तो यही बताया ना मैं ये हूँ। तो हाँ, मैं हूँ टूटा हुआ, बिखरा हुआ, जो सिर्फ थोड़ा सा प्यार चाहता है, थोड़ी सी केयर चाहता है। मैं हूँ लान वांगची। अपनी बात ख़त्म करते हुए लान वांगची की आंखों से एक बूंद आंसू गिर गए। और फिर उस मिरर में जो रिफ्लेक्शन आ रहा था वो भी ख़त्म हो गया और लान वांगची मुड़ गया। उसकी आंखों में जो आंसू थे, उसने उन्हीं टेरी आई से वोशन की तरफ देखा। वोशन की आंखों में भी पहली दफ़ा आंसू आ चुके थे। वोशन ने अपनी नज़रें वांगची से चुरा ली। उसे समझ नहीं आया उसे लान वांगची से बोलना क्या चाहिए। उसने तो हंग वंजन के बारे में ये सुना था ना कि वो कितना कोल्ड है, रूड है, पावर के पीछे ग्रीडी है, बहुत पावरफुल है, उसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता, हर कोई उसके सामने झुकता है ये। लेकिन अभी जो देख रहा है वोशन, क्या ये हंग वंजन है या ये लानसान है, वो जो बस प्यार चाहता है। वोशन की कहानी भी कुछ इसी तरह है। वोशन ने अपने रिफ्लेक्शन की तरफ देखा, जो बड़ी क्यूरियसिटी से उसकी तरफ देख रहा था, बहुत ज़्यादा क्यूरियस था जानने के लिए कि अब वोशन भी बोलेगा। और वोशन ने भी एक गहरी सांस ली। वो भी जानता है कि वो लोग यहाँ से नहीं निकल सकते, तो क्यों ना जितने टाइम तक वो लोग ज़िंदा रह सकते हैं रह जाए, और ट्राई तो कर ही सकते हैं आखिर उस स्टोन के उस बैरियर को तोड़ने का अपनी पावर से। उन लोगों ने एक दफ़ा एक दूसरे की तरफ देखा। वांगची ने फिर से नज़र चुरा लिया। वो कभी भी ये चीज़ किसी के सामने कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। इनफैक्ट वो ये चीज़ कि वो टूट गया है, वो प्यार चाहता है, ये चीज़ वो खुद से भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, और उसने आज वो किसी इंसान के सामने कर लिया। वोशन ने मिरर में देखा खुद को। उसने अपनी आंखों को बंद किया। मैं वोशन, बर्थ नेम विंग और टाइटल नेम मीनिंग पेट्रियार्क। मैं सबसे फर्स्ट प्रिंस था, जिसका मतलब था कि मैं फ्यूचर में होने वाला किंग था। हाँ, किंग। और किंग के ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है ना। शायद वो मेरे ऊपर बचपन से आ गई, और था भी तो मैं डीमन किंग का फर्स्ट चाइल्ड। तो यही हुआ। बचपन से मेरे फादर मुझे सिखा रहे थे स्वॉर्डमैनशिप, किस तरीके से बोलना है, बैठना है, उठना है, सब कुछ, और किस तरीके से अपने इमोशंस दूसरों से अलग रखने हैं, क्योंकि इमोशंस इंसान को मार देते हैं। हाँ, और एक राजा के लिए, एक किंग के लिए उसके इमोशंस उसके ऊपर हावी नहीं होने चाहिए। यही तो सिखाया गया था ना मुझे। और मेरे फादर ने मुझे मेरी मदर से शायद दूर ही कर दिया था, क्योंकि मैं अपनी मदर के साथ रह नहीं सकता था। मेरे और बहन भाई आए, लेकिन मैं उनके साथ कभी नहीं खेला, क्योंकि मैं उनसे इमोशनली कनेक्ट हो जाता ना। तो यही तो नहीं करना था, यही नहीं करना था। इस वजह से मेरे फादर ने मुझे सबसे दूर कर दिया, और वो अपना पूरा टाइम मेरे साथ गुजारते थे। नहीं, एक फादर एक सन की तरह नहीं, बल्कि एक किंग और एक क्राउन प्रिंस की तरह। वो मुझे सिर्फ 4 साल की उम्र से ही स्वॉर्डमैनशिप, लोगों से बात करने का तरीका, उठने का, बैठने का, बोलने का, सब सिखाते थे। मैं बताऊं, मेरे पास कोई होता तो था नहीं, तो मेरे पास कुछ रैबिट्स थे। हाँ, मेरे छोटे छोटे रैबिट्स। मेरे फादर को पता चल गया था। मैं नहीं चाहता था कि उन्हें पता चल जाए, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उन्हें पता चल गया। ये कुछ रैबिट्स हैं जो शायद मेरी कमज़ोरी बन गए हैं। तो उन्होंने पता ही क्या किया। उन्होंने मेरा वो छोटा सा सर्वेंट जो मेरे साथ रहा करता था, उसे मेरे सामने रखा, और मेरे रैबिट्स मेरे सामने थे। मेरे हाथों में मेरी स्वॉर्ड थी, और उन्होंने अपनी स्वॉर्ड को
उस छोटे से नन्हे से सर्वेंट जिसका नाम शिन था उसके गले पर रख दिया और कहा कि मैं या तो इन रैबिट्स को मार दूं या फिर वो शिन को मार देंगे। मैं बहुत गड़गड़ाया कि फ़ादर प्लीज़ ऐसा मत करें, प्लीज़ ऐसा मत करें। नहीं, लेकिन लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। उन्होंने उस हॉट को उसके गले पर बिल्कुल प्रेस कर दिया था। उसका वो छोटा सा बच्चा था, उसके उस नेक से ब्लड निकल रहा था। उन्होंने कहा कि मुझे अपने उन सारे रैबिट्स को मारना होगा, इस तरीके से मारना होगा कि देखने वालों की रूह कांप जाए। मैंने बहुत मना किया, मैं गिड़गिड़ाया कि फ़ादर से मत करें, फ़ादर से मत करें, मैं था छोटा बच्चा। लेकिन क्या कर सकते थे, कुछ भी नहीं। और मैंने उन वाइट कलर के छोटे छोटे रैबिट्स को अपनी उस स्वॉर्ड से मार दिया। उनका ब्लड मेरे फेस पर था, मेरे हाथ पर था, मेरे प्यारे रैबिट्स का। ये बोलकर ओशन की दोनों आंखों से आंसू निकले। मैंने अपने प्यारे रैबिट्स को अपने हाथों से मार दिया मैंने उन लोगों को। मेरे डैड करवा दिया। और फिर पता है क्या हुआ? मेरे डैड चले गए वो शिन को छोड़कर। शिन की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं उसके साथ रहा। हाँ, फिर आगे चलकर शिन ने कहा कि मैंने उसकी जान बचाई है तो वो मेरा कर्जदार हो गया है, वो मेरे साथ रहेगा, मुझे प्रोटेक्ट करेगा, हमेशा करेगा। मुझे अच्छा लगा कि कोई है जो मेरे पास रहेगा, मेरे साथ रहेगा दिल से। और मैं और शिन साथ रहने लग गए। हाँ, शायद गलती हो गई थी मुझसे, मैं पागल था, छोटा था, लेकिन शिन में नहीं रहा। डैड ने उसे भी मरवा दिया डैड ने उसे भी। और पता है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बिल्कुल नहीं हो रहा था ये सब, लेकिन मुझे करना था। मैं अपनी मॉम के पास नहीं जा सकता था, बिल्कुल भी नहीं। मैं उनके पास जाता था, वो मुझे खुद से दूर कर देती थी, क्योंकि उन्हें भी डैड का डर था। हाँ, फादर कहीं उन्हें भी हार्म ना कर देते। वो मुझे दूर हो गई। मैं देखता था वो मेरे दूसरे सिस्टर के साथ और ब्रदर्स के साथ बहुत अच्छे से होती थी, उन्हें प्यार करती थी, उनके साथ सोती थी, उन्हें कहानियाँ सुनाती थी, लेकिन मेरे पास कोई नहीं होता था, कोई भी नहीं। और पता है, एक दफ़ा मैंने कुछ डॉग्स को देखा जिन्होंने कुछ लोगों को काट लिया था। मुझे डर लगने लगा है उन डॉग से। हाँ, मुझे डॉग से उस टाइम से बहुत डर लगने लग गया और मैं दूर होता गया कि मैं डॉग के पास कभी नहीं जाऊँगा। और मेरे फादर को पता चल गया ये भी। उन्होंने पता है क्या किया? उन्होंने बहुत वाइल्ड डॉग्स को एक रूम में मेरे साथ बंद कर दिया और कहा कि जब तक मैं अपने डर पर काबू नहीं पा लेता वो नहीं खोलेंगे, क्योंकि किसी भी किंग की कोई भी कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए। और मेरी कमज़ोरी डॉग्स हो गए थे ना। मैं पूरी रात रोता रहा, चिल्लाता रहा कि डैड प्लीज़ डोर ओपन कर दीजिए। और वो डॉग्स मेरे साथ थे, मेरे ऊपर वो भौंक रहे थे, वो बाहर कर रहे थे, और बस मैं पीछे हट रहा था देखने। तो पता है, मेरे हाथ पे काट भी लिया था उसने। अपने हाथों को उठाकर उस मिरर में दिखाया और फिर वो आगे बोलने लग गया। और फिर जैसे ही मेरे फादर को पता चला कि हाँ, मुझे कोई ऐसा पर्सन चाहिए होगा जो मुझसे सच्चा प्यार करे और मैं मुझसे सच्चा प्यार करूँ, और तभी हम दोनों का ब्लड मिलाकर ही वो मैजिकल स्टोन हमें हासिल हो सकता है, उसका बैरियर टूट सकता है। तो उन्होंने पता है क्या किया? उन्होंने मामिया नाम की एक लड़की को मेरे साथ छोड़ दिया। लेकिन तब तक मैं पत्थर दिल हो चुका था, स्टोन हार्टेड ना, क्योंकि मुझे लगता था मैं जिससे भी प्यार करूँगा वो चला जाएगा, मुझसे दूर हो जाएगा, मेरी वजह से वो मर जाएगा। तो मैंने खुद को क्लोज़ कर लिया, बिल्कुल क्लोज़ कर लिया। लेकिन जब मामिया आई मेरे पास तो कहा गया मुझे उससे प्यार करना है। मैं कैसे करता जब मेरे हर प्यार करने वाली चीज़ को मुझसे छीन लिया गया, दूर कर दिया गया। मुझे कहा गया कि मुझे उससे प्यार करना है, उससे मुझे प्यार करना है। तो उसने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लिया कि उसे करना है, और बस वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने लग गई। लेकिन मैं कैसे करता? मैं तो भूल चुका था ना, क्योंकि मैं प्यार करने के लिए अलाउड नहीं था। और फिर मुझे मेरे फादर ने यहाँ भेज दिया कि उन्होंने मुझे बचपन से ट्रेन किया है, तो मैं यहाँ पर आ सकता हूँ, मैं मैजिकल स्टोन ला सकता हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया और आज यहाँ पर मैं मर गई और मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। यही जानना था मैं कौन हूँ। मैं यही हूँ।
जो जो सिर्फ प्यार करने के लिए अलाउड ही नहीं था। ना मैं प्यार करने के लिए अलाउड था, ना मैं डरने के लिए अलाउड था, ना मैं हंसने के लिए अलाउड था। मुझे लोगों को डराना था, लेकिन मैं डरने के लिए अलाउड नहीं था। जानना था ना, यही हूँ मैं विभूषण, टूटा हुआ, बिखरा हुआ, यही स्टोन हार्टेड बना दिया गया हूँ, यही हूँ मैं। नहीं चाहता था मैं कुछ भी, नहीं चाहता था क्राउन प्रिंस बनना। इनफैक्ट मैं प्रिंस भी नहीं बनना चाहता था। एक नॉर्मल ज़िंदगी जहाँ मेरे नॉर्मल मदर फादर होते, या कोई एक ऐसा पर्सन जो मुझे प्यार करता, हर चीज़ से दूर, जिस पर कभी भी कोई आँच ना आए। मैं ये चाहता था, और मैं ये हूँ। ये बोलते हुए उसके आंखों से आंसू निकलने लग गए और वो अपनी नीज़ पर आ गया। ये सब याद करना उसके लिए बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है, लेकिन फिर भी उसे करना है। और जैसे ही ये चीज़ हुई, भूषण का वो जो रिफ्लेक्शन था वो भी उस मिरर से चला गया, और फिर वो डोर धीरे धीरे कर ओपन हो गया, और उस रूम में बाहर की वो हवा हल्के हल्के आने लग गई। बांगजी जिसने भूषण की तरफ देखा, उसका फेस अभी भी कोल्ड था, लेकिन आंखों में जो आंसू थे वो हर चीज़ बता सकते थे। वांगजी हल्का सा आगे बढ़ा। जो कभी ये किसी को टच नहीं करता, लेकिन उसने अपने हाथों को उठाकर रोशन के उस शोल्डर पर रखा और उसे हल्का सा स्क्वीज किया। रोशन अपनी नज़र उठाकर वांगजी की तरफ देखा, और बस वो लोग कुछ सेकंड तक एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। शायद अब एक दूसरे को सही से देख रहे थे। बस रोशन ने अपनी नज़रों को चुरा ली और वो उठ खड़ा हुआ, और फिर वो लोग उस रूम से बाहर निकल गए। अब बहुत बड़ा गार्डन था, बहुत बड़ा, सिर्फ घास ही घास थी, और वो लोग उस पर चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। आगे एक बहुत ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल आया। वो लोग उस पर रुक गए, उस वाटरफॉल पर रुके, और फिर उस वाटरफॉल में धीरे से चले गए। हाँ, वांगजी ने भी अपने अपर लेयर के क्लोथ को उतार दिया, और भूषण ने भी। और फिर वो लोग एक दूसरे से नज़र चुराते हुए उस वाटरफॉल के अंदर चले गए, क्योंकि इस वाटरफॉल के बारे में वो लोग जानते हैं, ये हीलिंग वाटरफॉल है। अगर कोई भी पर्सन यहाँ तक आ चुका है तो वो इसे अपने सारे वाउंड्स को हील कर सकता है, और धीरे धीरे उसके सारे वाउंड्स वगैरह हील भी हो जाएंगे, यानी सारी चोटें। तो फिर वो लोग उसमें चले गए, अपने कुछ 2 लेयर के क्लोथ्स को बाहर उतार कर। और फिर बस वांगजी धीरे से उस वाटरफॉल में उतरने के बाद सोचने लग गया, भूषण की बातें, अपनी बातें, खुद को एक्सेप्ट करना। भूषण भी कुछ अलग नहीं था, वो भी यही सोच रहा था, और उसकी नज़र धीरे से वांगजी के ऊपर गई, जो हेवनली ब्यूटी था, हैंडसम, उसके लॉन्ग हेयर्स, गोल्डन आइज, मिल्की वाइट स्किन, उसका वो कोल्ड ऑरा। भूषण ने भी बस एक गल्प किया वांगजी को देखकर। वो उस वाटर की वजह से वांगजी के वो वाइट रोब्स उसके ऊपर थोड़े से स्टक हो गए, थोड़े चिपक गए थे, और उसकी बॉडी थोड़ी थोड़ी विजिबल हो रही थी। वांगजी को जैसे ही किसी की गेज़ खुद पर फील हुई, उसने अपनी नज़रें घुमाकर भूषण की तरफ देखा, जो उसे किसी अलग आई से देख रहा था। कुछ तो अलग था जिन आई से वो वांगजी को देख रहा था। वांगजी को एक अनजाना सा, लाइक वो लोग एक कोल्ड वाटरफॉल के अंदर थे, और फिर भी वांगजी को अपनी पूरी बॉडी में एक अजीब सी हीट महसूस हुई, तो उसकी बॉडी में हेड से लेकर टो तक गई। वांगजी ने अपनी नज़रों को फ़ौरन से घुमा लिया। उसके माइंड में भी भूषण का वही फेस चल रहा था, उसके फेस पर वो हल्की हल्की पानी की बूंदें, उसके वो वेट लॉन्ग हेयर्स, जिसके रिबन अभी वो खोल चुका था। वांगजी अपनी नज़रों को चुरा रहा था, लेकिन अभी भी भूषण उसे देख रहा था, उसे पता है भूषण उसे देख रहा है। वांगजी ने फिर से अपनी नज़रें घुमाकर भूषण को देखा। परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट फिगर, लिप्स के नीचे वो ब्यूटी स्पॉट, बिल्कुल परफेक्ट नोज, आलमंड शेप आइज, ग्रे मीन सिल्वर आई कलर, और वही बस उसकी वो मिल्की वाइट स्किन, उसकी वो कॉलर बोन जो बिल्कुल सही से विजिबल हो रही है, उसके भी वो एब्स नज़र आ रहे हैं। बस वो दोनों एक दूसरे की बॉडी को देख रहे थे, या बोले तो स्टेयर कर रहे थे, घूर रहे थे, और ना जाने कितनी देर तक ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन फिर
फौरन से वांग जी को रियलाइज़ हुआ कि वो कर क्या रहा है। उसने अपनी नज़रों को घुमा लिया और वुशन ने भी जैसा ही ये फ़ील किया वो भी अपनी नज़रों को घुमा चुका था और उन दोनों का फेस रेड हो रहा था। वो लोग कर क्या रहे थे? अगर अगर ये पहले की बात होती तो वो लोग एक दूसरे की तरफ इस आई से नहीं देखते, कभी नहीं देखते जिन आई से वो लोग अभी देख रहे हैं। लोगों का रिश्ता पता नहीं कैसे बनता है, शायद उनका रिश्ता दर्द से बना था। फिर उन लोगों की सारी वाउंड्स जो लोगों को अभी तक लगे थे, लाइक वो लोग काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करने के बाद आ रहे थे, तो उन लोगों को बहुत सारे वाउंड्स, बहुत सारी चोटें लगी थी, वो सब हील हो चुकी थी और वो दोनों उस वाटरफॉल से बाहर आए। अपने 2 आउटर रोप्स को उन्होंने वेयर कर लिया। मतलब वो कुछ टाइम तक ऐसा ही रहे थे, बिकॉज कोई तो होगा नहीं लवलेस रैलम में, तो वो लोग थोड़ी देर ऐसा ही रहे थे ताकि उनके जो रोप्स हैं वो इतनी तेज़ हवा जो चल रही है उसकी वजह से थोड़े से सूख जाएँ। और ऐसा हुआ तो उन लोगों ने अपने 2 आउटर रोप्स पहन लिए, लेकिन इस टाइम वो लोग ने एक दूसरे को इतनी दफ़ा छुप छुप कर देखा था, वो लोग खुद नहीं सोच पाए थे कि ये लोग प्रिंस और क्राउन प्रिंस हैं। कभी नहीं। ये लोग इतने रूड कोल्ड हैं और ये लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं। वो लोग सोच नहीं पा रहे थे। अब वो लोग आगे बढ़ रहे थे और आगे बढ़ रहे थे और फिर आगे उन्हें एक मॉन्स्टर जैसा कुछ दिखा, जिसकी बहुत बड़ी बड़ी 2 सींग थी, बहुत बड़ी आइज़ और बहुत बड़ा सा मुंह। उसके साथ साथ उसके 4 हैंड्स से 4 हाथ और 2 पाँव, और वो चिल्लाते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा था। वांग जी और वei wuxian जो एक दूसरे को छुप छुप कर देखने में और एक दूसरे को ऑब्जर्व करने में अभी बिजी थे, जब उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई वो लोग बिल्कुल अटेंटिव मूड में आ चुके थे और उन दोनों की वो स्वॉर्ड्स उनके हाथों में थी और वो लोग उस मॉन्स्टर की तरफ देख रहे थे। और बस वो मॉन्स्टर खुद ही उनकी तरफ बढ़ा था और वो लोग चुप से खड़े हुए थे। और बस एक दफ़ा उन लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा, नोट किया, और बस उन लोगों का अटैक उस मॉन्स्टर पर स्टार्ट हो चुका था। लेकिन वो मॉन्स्टर बार बार अपने हाथ पाँव इतने बुरी तरीके से उन पर मार रहा था कि वो लोग दूर दूर जा रहे थे। बट वो लोग बचने की बहुत कोशिश कर रहे थे, बट वो थोड़ा सा फास्ट था, वो मॉन्स्टर थोड़ा सा फास्ट था। बट उन लोगों ने उस मॉन्स्टर को आखिर हरा ही दिया। बट हराते हराते ही वांग जी के जो फुट थे उस पर बहुत ज़ोर की चोट लग चुकी थी और वांग जी का एक पाँव बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। और वुशन ने चिल्लाते हुए कहा, लानजान! वांग जी के पाँव से एक करके ब्लड निकल रहा था, बहुत खून निकल रहा था, लेकिन वांग जी फिर भी खड़ा हुआ था और उसने पहले उस मॉन्स्टर की तरफ देखा जो मरा पड़ा हुआ था कॉर्नर में, और फिर वुशन की तरफ देखा। वुशन ने उसे क्या कहा, लानजान। वांग जी को पता नहीं अजीब तो लगा, क्यों लगा, क्या लगा वो नहीं जानता, बस उसे अजीब लगा। एक अजीब सी वार्मथ उसे अपने हार्ट में फील हुई। हमेशा हर कोई उसे हांग वन जन कहता है या लान वांग जी, लानजान कोई नहीं कहता। इनफैक्ट उसके ब्रदर तक उसे लानजान नहीं कहते, सिर्फ उसकी मदर उसे लानजान कहा करती थी। और आज वुशन ने कहा, वुशन ने लानजान नाम सुना था उसके मिरर में, जब वो बात कर रहा था कि वो लानजान है, तब उसने सुना था और अब उसने लानजान ही कहा है। वुशन लगभग भागते हुए वांग जी के पास आया और वो अपने नीज़ के बल बैठ गया, अपने नीज़ पर बैठा और उसने हल्के से वांग जी के रोप्स को ऊपर उठाया। वांग जी बिल्कुल शॉक था, उसकी आंखें बड़ी थी, इतना सारा सब कुछ हुआ कि वांग जी समझ नहीं पाया। और वहीं वुशन ने उसके रोप्स को हल्का सा ऊपर उठा दिया था। उसने अपने आउटर रोप को हल्का सा फाड़ दिया अपने स्लीव्स से और फिर उसने वांग जी के उस लेग की तरफ देखा एंड अपने स्लीव्स के उस रोप को फाड़ दिया। और फिर उस क्लॉथ को फाड़ने के बाद उसने वांग जी के उस लेग को हल्का हल्का साफ़ करना स्टार्ट किया। वांग जी के पाँव को साफ़ करा था और वांग जी अपनी बड़ी आंखों से वुशन को देख रहा था। और फिर उसकी वो वाइड आइज़ धीरे धीरे करके नॉर्मल हो गई। उसमें कुछ अलग सा एहसास है, जैसे वुशन अपने नीज़ पर बैठा, उसके लेग्स में जो ब्लड निकल रहा है उसे साफ़ कर रहा है, उसे ट्रीट कर रहा है। वांग जी बस एक टक वुशन को देख रहा था। उसके लग रहा था कि उसे उसके स्टमक में कुछ बटरफ्लाई जैसा उड़ रहा है, बहुत ज़ोर से उड़ रहा है। वांग जी ने धीरे से अपने एक हाथ को उठाकर अपने स्टमक पर रख लिया कि बस ये बटरफ्लाइज बाहर ना निकल जाए, क्योंकि ये बहुत तेज़ हो रहा था। वांग जी नहीं बता सकता ये क्या हो रहा है, बट ये हो रहा है। और वहीं लगभग 10 मिनट्स के बाद जैसा ही वांग जी के उस वाउंड पर जाने जो उसे ब्लड निकला था उसे साफ़ करके क्लीन करके वुशन ने उसके ऊपर अपना एक रोप बांध दिया। बांधने के बाद उसने अब वांग जी की तरफ देखा जो उसे अभी भी एक टक देख रहा है। वुशन ने वांग जी की आँखों में देखा
और बस वो देख रहा था। उसके दिल में अजीब सा हो रहा था। अब उसे क्या हो रहा है वो भी समझ नहीं पा रहा है। वो बस सोच में पड़ गया कि जब इस लांजान को इतनी सी चोट लगी तो वुशन क्यों भागता हुआ इसके पास गया। वुशन को उसके दिल में दर्द क्यों हुआ, उसे क्यों बुरा लगा, उसका क्यों दिल करा कि बस वो वांग जी को सब छुपा ले। क्यों वुशन का दिल क्यों कर रहा है कि वो इस पर्सन को बताए, इस लांजान को बताए कि वो कर्स नहीं है। उसका दिल क्यों कर रहा है कि वो और लांजान एक ऐसी जगह चले जाएं जहाँ ना उन्हें कोई कंट्रोल कर पाए, ना उन्हें कोई कुछ बोल पाए। क्यों दिल कर रहा है वुशन का। वुशन तुम क्या सोच रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। वुशन फ़ौरन से पीछे हुआ एक झटके से, और वांग जी जो कि अभी गुम था वुशन की आंखों में, वुशन को देखने में, वुशन के प्यार में, वो बिल्कुल स्टैंड रह गया। और उसने वे वुशन की तरफ देखा और वुशन जैसे अपनी नज़रों को घुमा लिया। वो क्या सोच रहा है। नहीं, ये हो ही नहीं सकता वुशन। तुम क्या सोच रहे हो। वुशन जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। वांग जी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन आदत से मजबूर वो भी चुप से उसके पीछे चलने लग गया। चुप से वो उसके पीछे पीछे चल रहा था। वो लोग और आगे बढ़ रहे थे। अब आगे एक डोर था और उस डोर पर एक रिडल थी। उस रिडल को सॉल्व करने के बाद ही वो डोर ओपन हो सकता है। वांग जी और वुशन ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर वो लोग उस रिडल का यानी उस पहेली का इंतज़ार करने लग गए। वो क्या है जिसे हम सिर्फ आँखों के ज़रिए ही देख सकते हैं। ना वो कोई इंसान है, ना वो कोई चीज़ है। वो इतनी आसानी से होता नहीं, और जब हो जाता है तो इंसान को बर्बाद कर देता है। वुशन और वांग जी ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और सोच रहे थे कि ऐसा क्या है। कुछ सेकंड गुजरे, कुछ मिनट गुजरे। वुशन की आंखों में कुछ तो था, वांग जी की आंखों में भी कुछ था। वांग जी ने वुशन की तरफ देखा और वुशन ने वांग जी की तरफ देखा, और फिर उन लोगों ने उस डोर की तरफ देखा और एक साथ कहा, प्यार। इतना कहा था कि वह डोर ओपन हो चुका था, और जैसे ही वो डोर ओपन हुआ था उन लोगों की आंखों में एक बहुत ज़ोर से फ्लैश लाइट, एक रोशनी जैसी उनकी आंखों में बहुत तेज़ पड़ी थी। उन दोनों ने अपनी आंखों को बहुत टाइटली बंद कर लिया था। जैसे ही वो फ्लैश लाइट या वो रोशनी थोड़ी थोड़ी कम हुई, वो लोग थोड़ा थोड़ा उस रूम के अंदर गए। यानी उस रूम के जैसे ही अंदर गए, वो कोई रूम नहीं था, वो एक बहुत बड़ा ग्राउंड था। और उस ग्राउंड के बीचों बीच एक चीज़ जो कि इनविजिबल बैरियर के साथ हवा में फ्लोट कर रही थी, और वो चीज़ थी वो मैजिकल स्टोन, जिसके पिक्चर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। वो मैजिकल स्टोन जो इनविजिबल बैरियर के साथ हवा में फ्लोट कर रहा था, वो देखने से ही बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहा था, जो कि बहुत बड़ा भी था। और बस वांग जी और विंग ने एक दूसरे की तरफ देखा और बस वो लोग आगे बढ़ने लग गए, आगे। और वो लोग बस उस मैजिकल बैरियर के पास आकर खड़े हो गए। वो एक राउंड सा मैजिकल बैरियर था जो कि उस मैजिकल स्टोन के आसपास था। वांग जी और विंग ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब उन्हें इसे तोड़ना होगा, क्योंकि तो ऐसा शख्स तो उनके पास है नहीं जो एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो, इश्क करते हो बिना किसी वजह के। और बस वांग जी और विंग जो कि अपनी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेते हैं और उस बैरियर पे बहुत ज़ोर से अटैक करते हैं, लेकिन उस बैरियर को कुछ नहीं हुआ। अलबत्ता वांग जी और विंग बहुत पीछे हो गए थे, यानी वो लोग थोड़ा पीछे की तरफ गिर गए थे। और उन लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वांग जी के माइंड में एक बात आई, वो श्योर है, जो फीलिंग है उसे वो प्यार है। हाँ, वांग जी खड़ा हुआ और फिर वो उस बैरियर के पास गया। उसने उस बैरियर के पास जाने के बाद अपनी बीचन को अपने हाथ पर रखा और उसे कट कर दिया। अपनी आंखों को टाइटली बंद करते हुए उसने उसे कट किया, और फिर उसके वो ब्लड की बूंद उस बैरियर पर गिरना स्टार्ट हो गई। वांग जी ने कहा, वुशन तुम ट्राई कर सकते हो। वुशन बिल्कुल शॉक था। उसने कहा कि क्या क्या बोल रहे हो। हमारे पास हमारे पार्टनर्स नहीं हैं जो हमसे प्यार करते हो। वांग जी ने वुशन की तरफ देखा और कहा, क्या वो और हम उससे वाकई में प्यार करते थे। हाँ, क्या वाकई में थे। वुशन चुप हो गया। उसने कहा, लेकिन इसमें तो दो प्यार करने वालों का ब्लड चाहिए होता है।
इस पर वांग जी ने नीचे देखा और फर्स्ट टाइम उसने एक स्माइल करी थी। वुशन की दिल की धड़कनें रुक चुकी थी और फिर वांग जी ने कहा, तुम ट्राई कर लो, शायद पता चल जाए तुम्हें। ये बोलकर वांग जी ने अपनी नज़रों को चुरा लिया। वुशन को कुछ कुछ समझ में आ रहा था, कुछ कुछ। वुशन आगे बढ़ा, उसने एक डीप शाय किया, अपनी सोइबिया को अपने हाथों में रखा और काट दिया। उसका ब्लड जैसे ही उस बैरियर पे गिरा, उन दोनों का ब्लड आपस में मिला। एक बहुत तेज़ आवाज़ उस पूरे लवलेस रैलम में गूंजी और वो आवाज़ ना सिर्फ लवलेस रैलम में गूंजी बल्कि मॉन्स्टर्स रैलम में, एंजल रैलम में, डीमन रैलम में और अर्थ पर, मार्स, जुपिटर, जितने भी प्लैनेट्स थे सब पर बहुत तेज़ वो आवाज़ गूंजी जो कि लवलेस रैलम से आ रही थी, जिसका मतलब ये था कि वो बैरियर ब्रेक हो चुका है। वांग जी और विंग ने एक दूसरे की तरफ देखा और वो स्टोन जो कि बहुत बड़ा था वो धीरे धीरे के छोटा हो गया और अभी ऊपर वांग जी का हाथ था, नीचे उसी के हाथ के नीचे यानी वोशन के हाथ के ऊपर वांग जी का हाथ रखा हुआ था और वांग जी के हाथ के ऊपर वो स्टोन जो कि फ्लोट कर रहा था। बाकी एंजल रैलम में जितने एंजल्स थे, डायमंड रैलम में जितने भी डायमंड्स थे, मॉन्स्टर में जितने भी मॉन्स्टर्स थे, हर कोई शौक था। अर्थ वालों को तो इस मैजिकल स्टोन के बारे में इतना कुछ पता नहीं था, लेकिन जो कल्टिवेटर थे बस उन्हें पता था ये सब बारे में। सब के सब शौक थे कि मैजिकल स्टोन आज़ाद हो चुका है। और वहीं वांग जी और विंग एक दूसरे की तरफ बड़ी बड़ी आंखें कर कर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वांग जी ने कहा, तुम भी मुझसे। वुशन ने नोट किया, लेकिन अब उन्हें पता था कि उनके ऊपर कौन सी मुसीबत आने वाली है। लगभग 1 मिनट के अंदर वहाँ पर एंजल्स, डेमन्स, मॉन्स्टर हर कोई पहुँच चुका था। वो पूरा लवलेस रैलम भर चुका था, बहुत बड़ा रैलम था वो पूरा रैलम भर चुका था हर किसी के हाथों में उनकी स्वॉर्ड्स थी, उनके स्पिरिचुअल वेपन्स, और वांग जी और विंग के हाथों में वो स्टोन जिससे वो लोग कभी भी कुछ भी कर सकते थे। और वांग जी और विंग जिनके आसपास से उनकी वो लाइट एमिट हो रही थी, वांग जी के पास उसकी वाइट लाइट और वोशन के पास से उसका ब्लैक शेडो, जो कि दोनों का मिलकर एक ग्रे कलर का शेड बना रहा था। हर कोई लैन से चैन और वी चांसेस सरन, हर कोई जितने भी वोशन के ब्रदर सिस्टर थे, जितने एंजल्स, डेमन्स, हर कोई वहाँ पर प्रेजेंट था और हर कोई ये देख कर समझ चुका था कि ये दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। तभी ये बैरियर टूटा है, वरना मियाँ और यांगजी का तो इधर उधर पता नहीं था। तो इसका मतलब साफ है कि दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। एक एंजल और एक डेविल एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो दोनों उस मैजिकल स्टोन के हकदार हो चुके हैं। वी चांस ने चिल्लाते हुए कहा, वे वुशन, वो मैजिकल स्टोन हमें दो। अब डीमन रैलम सबसे पावरफुल होगा। और वहीं लैंस चैन ने चिल्लाते हुए कहा, वांग जी ऐसा मत करना, वांग जी तो तुम उस डायमंड के प्यार में कैसे गिर गए वांग जी और वुशन ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो समझ चुके थे कि बस अब उन्हें एक दूसरे के साथ रहना है। इस मैजिकल स्टोन को अब उन्हें क्या करना है इसका। वो लोग इससे पहले से सोचते, वुशन के उस शोल्डर में एक नाइफ़ बहुत ज़ोर से लगा और उस नाइफ़ के अंदर वो पॉइज़न था, यानी मॉन्स्टर के पास वो पॉइज़न था जो फर्स्ट, यानी इस मैजिकल स्टोन से 3 विशेस पूरी की जा सकती थी। उसकी फर्स्ट विश एक मॉन्स्टर ने मांगी थी कि एक ऐसा पॉइज़न जिससे किसी भी एंजल, ह्यूमन, डेमन, मॉन्स्टर किसी को भी ख़त्म किया जा सके। और उसी पॉइज़नस खंजर, यानी उसी पॉइज़न वाले नाइफ़ से वुशन के शोल्डर पर अटैक हुआ था। बहुत ज़ोर का अटैक जो कि मॉन्स्टर्स ने किया था। वांग जी चिल्लाया, विंग, और बस वो वुशन की तरफ देख रहा था। वुशन के पूरे फेस पर एक टाइट की लहर दौड़ी थी। उसके हाथों में अभी भी वो मैजिकल स्टोन था, वांग जी और विंग के दोनों के हाथों में। और वुशन ने उस खंजर को बाहर निकाला और उसने जैसे ही निकाला उसने देखा ग्रीन कलर का लिक्विड उस पर से गिर रहा है, जिसका मतलब है कि वही पॉइज़न, डेडली पॉइज़न जो उसके अंदर था। मॉन्स्टर्स ने हंसते हुए कहा,
अब ये मैजिकल स्टोन एक दफ़ा फिर से मॉन्स्टर्स का होगा, यानी अब उस मैजिकल स्टोन से कोई भी 2 विशेस मांगी जा सकती थी। वांग जी और वुशन ने एक दूसरे की तरफ देखा और बस वो लोग वहाँ से डायरेक्टली डिसअपेयर हो गए, डायरेक्टली डिसअपेयर। हर कोई बिल्कुल शॉक था, लेकिन लैन सिचेन को समझ में आ चुका था कि ये कहाँ पर गए होंगे। ये गए होंगे जिंगशी में, एंजल रेलम में, बहुत कॉर्नर में, यानी समझ लो एंजल रेलम के बिल्कुल कॉर्नर ही एरिया में जिंगशी है, जहाँ पर शायद वांग जी और वुशन गए हों। और वही फ़ौरन से लैन सिचेन ने कहा, अंकल मुझे लगता है वांग जी जिंगशी में होगा। और बस ये बात हर किसी ने सुन ली थी और हर कोई अब जिंगशी की तरफ बढ़ चुका था और वांग जी और विंग के जिंगशी के अंदर आ चुके थे। वांग जी ने बोला, विंग क्या करना है? विंग क्या 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 हम विश कर लें? क्या हम विश करेंगे हमें कोई ना देख पाए, या हम विश करेंगे हम एक अच्छी लाइफ स्पेंड करें? विंग हम क्या विश करें? विंग में से विश करूँ कि तुम ठीक हो जाओ। विंग उसकी आंखें हल्की हल्की बंद हो रही थी और वो उस फ्लोर पे गिर गया था। वांग जी के हाथों में वो मैजिकल स्टोन था। और वहीं एंजल रेलम में मॉन्स्टर्स नहीं आ सकते थे, डीमन इतने पावरफुल थे कि वो आ सकते थे, तो वो लोग जिंगशी के बाहर आ गए थे। लेकिन एक मॉन्स्टर जो कि जैसे जैसे बैरियर को ब्रेक करता हुआ वो जिंगशी की तरफ बढ़ चुका था और वो छोटा मॉन्स्टर था, तो वो जानता था कि वो इतनी सारी एंजल्स और डेमन से नहीं लड़ सकता और उसके पास एक ही चारा था, एक ही ऑप्शन था। उसने अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर लगाई और उस मॉन्स्टर ने उस जिंगशी के अंदर आग लगा दी। और वहीं विंग जो कि उस फ्लोर पे गिरा हुआ था, वांग जी जो कि इससे पहले विश कर था, वुशन ने उसके हाथों को टाइटली पकड़ लिया और अपने हेड से नो में शेक किया कि नहीं वांग जी, इस स्टोन से अगर तुम विश करोगे कि मैं ज़िंदा हो जाऊँ तो शायद कोई और मर जाएगा, क्योंकि किसी भी एक्शन का एक रिएक्शन ज़रूर होता है। तो अगर एक विश मांगी जाएगी तो एक चीज़ होगी भी, जैसे कि अगर आप चाहते हो कि स्ट्रॉबेरी जो है वो ग्रीन में हो जाए तो लीव्स शायद रेड में हो जाए, ऐसा ही कुछ। वुशन ने अपने हेड को नो में शेक किया और वहाँ से पहले कुछ करता उस पूरी जिंगशी में आग लग चुकी थी और वो आग ऐसी वैसी आग नहीं थी, उसके अंदर उस मॉन्स्टर की कम्प्लीटली स्पिरिचुअल पावर थी, उसके साथ साथ उस पॉइज़न का असर भी, यानी जो पॉइज़न था उसी पॉइज़न से मिलाकर उस आग को लगाया गया था और बस वो पूरी जिंगशी जल रही थी और कोई भी एंजल और डेमन उधर नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि अगर कोई भी बढ़ता हर कोई जान चुका था कि इसमें से हल्की हल्की स्मेल आ रही है। स्मेल का मतलब है कि इसमें उस पॉइज़न का भी यूज़ किया गया है, वही डेडली पॉइज़न जो किसी को भी जान से मार सकता है। तो हर कोई बस उस जिंगशी को जलते हुए देख रहा था। वांग जी और विंग के हाथों में वो स्टोन था और वांग जी ने देखा वुशन अपनी आंखों को बंद कर चुका है। उसने चिल्ला चुका, वुशन विंग प्लीज उठो, विंग प्लीज उठो, प्लीज प्लीज, नहीं फिर से नहीं हो सकता, मैं कर्ज नहीं हूँ, प्लीज़ ऐसा नहीं हो सकता। मैंने जिसे भी प्यार किया सब मुझसे दूर चले गए। विंग प्लीज़ तुम तो ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो प्लीज़। और वुशन के बिल्कुल नोज़ के पास वांग जी ने अपने हैंड्स को लगाया, उसके अपने ईयर्स को उसके दिल पर रखा। उसने देखा कि उसकी धड़कनें बंद हो चुकी हैं, उसकी सांसें नहीं आ रही हैं। उसने चिल्लाते हुए कहा, विंग प्लीज़ उठो, विंग प्लीज़, मैं ऐसे विश करूँ, लेकिन विंग ने मना किया। मैं क्या करूँ? वो सोचता कुछ करता। इससे पहले एक बहुत बड़ी लकड़ी, यानी वो वुडन हाउस था ना, तो वो एक बहुत बड़ी वुडन स्टिक जो कि वांग जी के ऊपर गिर चुकी थी, यानी वांग जी और वुशन के ऊपर, जिसके अंदर वही डेडली पॉइजन था। और बस वांग जी भी अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। इससे पहले कि वो कोई विश करता, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। वो कम्प्लीटली वुशन के ऊपर था और उसके हाथों से वो मैजिकल स्टोन दूर गिर चुका था। वांग जी अपने हाथों को बढ़ाते हुए उस मैजिकल स्टोन को पकड़ता है। उसकी सांसें उखड़ रही थी, उसकी आंखें बंद हो रही थी और उसने अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि इस मैजिकल स्टोन को कोई भी, जब तक हीलिंग पैट्रियार्क और हंग वनजुन वापस ना आए, कभी इस मैजिकल स्टोन को कभी कोई हासिल ना कर पाए, कभी भी कोई इसे हासिल ना कर पाए। और मैं चाहता हूँ कि हीलिंग पैट्रियार्क और वेवोशन एक दफ़ा फिर से आएँ, एक दफ़ा फिर से मिलें और जब वो मिलें तो सबको अपने सामने झुकाएं। मैं चाहता हूँ जिस दुनिया ने मुझे इससे अलग किया, मैं उस दुनिया पर हुकूमत करूँ, उस दुनिया पर राज करूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उस हर एक शख्स को बताऊँ कि उन लोगों ने क्या किया है। मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा फिर से ये कहानी दोहराई जाए, एक दफ़ा फिर से हीलिंग पैट्रियार्क और हंग वनजुन मिले और जब वो
मिलें तो पूरी दुनिया को बताएं कि प्यार क्या होता है। मैं ये चाहता हूँ कैसा हो, और हमसे पहले अब कोई भी शख्स इस मैजिकल स्टोन तक ना पहुँच पाए। एक बचाव और हम वो जो जब एक दूसरे के प्यार में गिर जाएं तो उन्हें हर चीज़ याद आ जाए। मैं विश करता हूँ ये मैजिकल स्टोन मेरी विश पूरी कर, मेरी विश पूरी कर। ये बोलते हुए वांग जी की आँखें बंद हो चुकी थी और उसका दिल भी धड़कना बंद कर चुका था, जो किसी और के नाम हो चुका था। एक दफ़ा फिर से वांग जी के साथ यही हुआ था। वांग जी बिल्कुल उस टाइम पर पैनिक कर चुका था कि उसे क्या करना है। इससे पहले कि वो वुशन के वापस आने की विश मांगता, उसके ऊपर भी वो डेडली पॉइजन गिर चुका था। कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ पर ये कहानी का दी एंड होता है। वो दोनों सोल जिन्हें इतने वक्त के बाद मोहब्बत मिला था, प्यार मिला था, वो दोनों अभी उस जिंगशी के अंदर जल रहे थे और वहीं दूर खड़े एंजल्स और डेमन्स एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और बस सोच रहे थे कि अच्छा ही हुआ, वरना एंजल्स और डेमन्स कभी एक नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। लेकिन बस अफसोस उन्हें इस बात का है कि उनके पास वो मैजिकल स्टोन नहीं है। उनके पास वांग जी और वुशन के पास वो मैजिकल स्टोन था जिसे वो विश कर सकते थे, 2 विशेस उनकी पूरी होती। लेकिन इससे पहले वो विश करते वुशन के ऊपर वो डेडली पॉइजन असर कर चुका था। इससे पहले वांग जी विश करता कि वुशन बच जाए, वांग जी के ऊपर वो स्टिक वो डेडली पॉइजन गिर चुका था और एंड में उसने जो विश किया वो विश सीज़न 2 में चल जाएगी। ओके सो गाइस, अब मुझे एक बात बताना कि अगर आप लोग चाहते हो कि मैं माइक के बगैर रिकॉर्ड करूं, आपको सही लग रहा है तो मैं और स्टोरीज ऐसे रेगुलरली रिकॉर्ड कर दूंगी। और सेकेंडली ये बोलना था कि स्टोरी कैसी लगी जल्दी से बताना कमेंट सेक्शन में। एंड एक और बात कि दास्तानें भी वही लिखी जाती हैं जो अधूरी होती हैं, तो शायद ये सीज़न 2 में या 3 में पूरी हो जाए। वेल वो तो हम देखते हैं कि मैं इसका सीज़न 2 लिख रही हूँ, देखते हैं कितने टाइम में कंप्लीट होता है। कैसा लगा ज़रूर से बताना, कमेंट सेक्शन ऑफ कोर्स आपके लिए ओपन है। और प्लीज़ यार सुनते हो तो सब्सक्राइब कर जाया करो, ठीक है। बाय बाय। सीज़न 1 लव इम्पॉसिबल कंप्लीट। टेक केयर एंड बाय बाय। स्टे कनेक्टेड विथ योर ऑथर नोवा और सब्सक्राइब करके जाना प्लीज़। बाय बाय।